सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हमारे यहाँ 3 गोल्डन वर्ड्स हैं जिससे हम शुरू करते हैं. जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी. सो व्हेन आई से जय माता दी, इट इज द फर्स्ट थिंग, इट इज सैल्यूट टू योर मॉम जिन्होंने आपको इतना बड़ा कर वेल यहाँ तक पहुंचा दिया है. सेकंड वन, सैल्यूट टू माय मॉम. थर्ड वन, सैल्यूट टू माता रानी. वो तो है ही बिल्कुल बिल्ला कि हम किसी कोई पावर है जिसकी ब्लेसिंग से हम चल रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं. और जब मैंने सीएस ज्वाइन किया था तब मेरे दिल में हमेशा एक अरमान था कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, सो दैट उन्होंने जो लाइफ लो लेवल पे जी है फाइनेंशियली स्पीकिंग, हम जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं नॉर्मली सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा के लिए बेटर लिविंग, हाँ हायर लिविंग, सुपीरियर लिविंग के लिए हम मेहनत करें. अपने लिए तो करें ही करें, ऑब्वियसली अपना बहुत अच्छा प्रोफेशनल करियर बनाना है. आई होप सेम उम्मीदें आपको भी होंगी, अपने आप से खुद से भी होंगी. कैन आई सी द हैंड्स कि हम अपने मम्मी पापा की सुपीरियर लिविंग, बेटर लिविंग के लिए कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ हम भी घूमे फिरें और उनको भी अपने साथ घुमाए फिराएं एंड समथिंग लाइक दैट. तो मुझे वो दिन याद आता है जिस दिन मेरी सीएस की डिग्री घर पे आई थी एंड मैं घर पे नहीं था, पापा ने रिसीव की थी, बाय पोस्ट आया करता था वो इतना बड़ा सा एनवलप, और उसके अंदर एक टाई थी जिसके ऊपर आईसीएसआई का लोगो था, एक कॉपर बैज था जिसपे आईसीएसआई का लोगो था. तो घर में पहुंचा शाम को तो पापा जो है वो टाई लगाकर बैठे हुए थे सीएस की, और लोगो अपना ब्लेजर पहनकर और लोगो लगाकर. मैंने कहा क्या बात पापा, आपने सीएस कर ली? तो कहते तूने थोड़ा ना किया है, हमने ही किया है, जिन्होंने इतनी मेहनत की, सपोर्ट किया. So it is something like that, and I am really happy. I'm blessed by God regarding this, that my parents eventually saw better days in their life once I got qualified as company secretary. Now they are no more, but I know their blessings are still with me and they will be always with me always. और सेम वही सब मैं आप लोगों के लिए भी विश करूंगा कि आप सब लोग भी उसी रास्ते पे चले. कंपनी लॉ की बात करते हैं तो जो आपके सामने लाइन लिखी हुई है, कम फॉल इन लव विद द कंपनी लॉ, ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है. जब मैंने सीएस की पढ़ाई शुरू की और वो हाथ में पहली बार बेयर एक्ट आया, विच इज कंपनीज एक्ट 2013, जिसको हम कहते हैं हमारी भागवत गीता है, AK-47 है. और ये चीज अगर आपको समझ में आती है ना और आपके पकड़ में आ जाती है, तो आप ऐसे समझो अगले 40-50 साल के लिए आप सेफ हो गए. इसके अंदर एक्सपर्टीज करनी है. दिस इज द I'll say AK-47 for we people और भागवत गीता for we people. ICSI के मॉड्यूल में आपको गलतियां मिलेंगी जब आपको ये पढ़ना सिखाऊंगा. और पहला सेक्शन जब आप ICSI के मॉड्यूल का खोलेंगे, आप हैरान होंगे कि ICSI के मॉड्यूल में पहले पेज पे जो पहला सेक्शन दिया हुआ है उसी में कमियां हैं, उसी में कुछ वो चीजें बताना भूल गए जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, लोकसभा राज्यसभा ने इसमें बताई हैं. तो अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो आपको परफेक्शन के लिए यहां से पढ़ना पड़ेगा. और टीचर्स की बुक्स जो आपने कई जगह, वो यूट्यूब है तो मुझे थोड़ा सा वर्ड ऑफ प्रिकॉशन आजकल एक बार शुरू में देना पड़ता है. वो टीचर्स की शॉर्टकट बुक्स आपने सुनी होंगी बड़ी सारी. बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं आईसीएसआई का मॉड्यूल इतना मोटा है, हमने पतली बुक बना रखी है. उसमें गलतियों के अंबार हैं, वो बहुत सारी चीजें गायब होती हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं वो गलत होती हैं. तो हमारे लिए सोर्स क्या होता है? बेयर एक्ट. और ये अब मैं कहूंगा आज की तारीख में तो खरीदना नहीं पड़ता. वन गोज टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वेबसाइट. आपको दिखाता हूं शुरू में, क्योंकि जब बैच की शुरुआत होती है तो मोहब्बत की शुरुआत मैं कहूंगा यहां से हो जाती है. वंस यू गो टू द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो हमारे लिए तो पहली चीज क्या है? कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, एसयूबी पढ़ रहे हैं. एसयूबी के अंदर भी कंपनी लॉ है, एसयूबी के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स में कंपनी लॉ है, और कंपनी लॉ में तो कंपनी लॉ है ही है. तो आल से शुरुआत यहां से होती है, और सामने आल से वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपको दिख रहा है. और टॉप मेन्यू में आपको क्या क्या दिख रहा है? अभी टॉप मेन्यू में ऊपर होम के बाद क्या दिख रहा है? अबाउट एमसीए. अबाउट एमसीए के बाद क्या दिख रहा है? एक्ट्स एंड रूल्स. उसके बाद माई वर्क स्पेस, माई एप्लीकेशन, एमसीए सर्विसेज एंड ऑल दैट. लेकिन मेरे लिए जो तीसरे नंबर पे आपको यहाँ दिख रहा है एक्ट्स एंड रूल्स. तो एक्ट्स एंड रूल्स पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां से क्या आ जाता है? एक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं. और एक्ट्स में जाते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013, LLP एक्ट, नाम सुना हुआ है? LLP एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. सब चीजों की आपको यहाँ पर PDF फाइल भी मिल जाएगी और आपको ई फॉर्म में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा. और अब ये आपके सामने कंपनीज एक्ट 2013 ई फॉर्म में खुल गया है, जिसमें आपको ये 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड मिलेगा. 470 सेक्शंस, 470 सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, एंड दे आर डिवाइडेड इन 29 चैप्टर्स. और 29 चैप्टर्स के बाद देयर आर 7 शेड्यूल्स. तो कहानी तो यहीं से शुरू हो जाती है. एंड आई विल से तो मोहब्बत की शुरुआत कहां से है? दैट इज द वेबसाइट ऑफ MCA.
परफेक्शन वहीं से आने वाली है। अगर आपका मन करता है परचेज करने का, इट इज अवेलेबल ऑन द वेरियस वेबसाइट्स, अमेजॉन पे है, अलग अलग कंपनीज प्रिंट करती हैं, टैक्समैन भी है, भारत पब्लिकेशन, यूनिवर्सल पब्लिकेशंस, डिफरेंट कंपनीज आर प्रिंटिंग। लेकिन खास बात क्या है, लोकसभा राज्यसभा की लैंग्वेज है, उन्होंने अप्रूव किया है, इसमें किसी ऑथर की कोई लैंग्वेज नहीं है। मैं भी आपको बुक्स प्रोवाइड करूंगा, आई विल बी प्रोवाइडिंग माय ओन बुक्स टू यू। वो आप बैच में हो मेरे साथ तो आपको बुक्स मिलेंगी, वो तो जो वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं उनको भी मिलेगी, जो ऐप लाइव में है उनको भी मिलेगी। जो ऐप लाइव में है वो लोग एक बार थम्स अप एक बार और दे दे मुझे, वेल यहाँ पर, यस दैट वी कैन लिसन टू यू, थैंक यू सो मच। सो वेल आई विल से, तो कुल मिलाकर वेल जो मैं कह रहा था, कम फॉल इन लव, तो आप ऐसे समझो कि इश्क वाला लव है, और आप 6 महीने मोहब्बत करो इसके साथ, कंपनी लॉ के साथ, इस बेरेक्ट के साथ। अगले 40 साल 50 साल की गारंटी मैं लेता हूं दैट योर लाइफ विल बी वेरी नाइस। और जो मोहब्बत लौट के आएगी ना, जब कंपनी लॉ जब मोहब्बत करेगा वापस आपसे, तो मोहब्बत का लेवल कुछ और होगा, दैट विल बी ऑल टुगेदर वेरी वेरी डिफरेंट लेवल। मैं शुरुआत करते समय आपको दो तीन चीजें मैं बताना चाहता हूं अपने स्टूडेंट्स के बारे में। अभी वेरी रिसेंटली वेल माय स्टूडेंट आशिमा, शी मेड अ फोन कॉल टू मी, अभी फोन पे बात हुई आशिमा से, तो शी इज इन मुंबई राइट नाउ। यहाँ दिल्ली में फेस टू फेस बैच में मेरे साथ पढ़ी थी, और उसके बाद जब क्वालिफाई हो गई तो मुंबई चली गई जॉब करने के लिए। और मुंबई में उसके कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, उसकी कोई जान पहचान का नहीं है, लड़की अपने दम पे चली गई कि मुझे मुंबई में सेटल होना है। तो वहां जाकर एक इंडिया की टॉप 10 लॉ फर्म्स हैं, वेल वहां एक लॉ फर्म में इंटरव्यू दिया, AZB लॉ फर्म में, और शी गॉट सिलेक्टेड ओवर देयर अपने दम पे, एंड देन शी बिकेम एसोसिएट। उसके बाद फिर वहां 2 साल जॉब करके छोड़ा, देन शी ज्वाइन ट्राई लीगल, अनदर टॉप 10 लॉ फर्म्स इन इंडिया, कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स, और फिर उसके बाद वहां छोड़ा तो अभी ज्योति सागर एंड एसोसिएट्स ज्वाइन किया अभी दिसंबर 2022 में। और उससे फोन पे बात हो रही थी, तो वो ये बता रही थी, लड़की कहती, सर हमारे पास जो कंपनी लॉ की नॉलेज है, और जो ग्रुप 2 में सिक्योरिटी लॉज पढ़ते हैं, जो प्रोफेशनल प्रोग्राम में अमलगमेशन मर्जर पढ़ते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पढ़ते हैं, वो नॉलेज अच्छे खासे बड़े बड़े जो टॉप लॉ मतलब लॉ यूनिवर्सिटीज से पढ़कर आने वाले बच्चे हैं, उनके पास भी नहीं है वो नॉलेज, अगर हम तरीके से बेरेक्ट से पढ़कर जाते हैं। एंड शी वाज टेलिंग मी कि सर मैं अपने दम पर मतलब टॉप 10 कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में जगह जगह सिलेक्ट होती रही हूं, और कहीं कोई अप्रोच नहीं, कोई जान पहचान नहीं, सीधा अपना इंटरव्यू दिया, और जो नॉलेज गेन की है यही नॉलेज वहां इंटरव्यू के अंदर डेमोस्ट्रेट करती हूं, तो आई गेट सिलेक्टेड। और मेरे साथ में उसके साथ जो बैठते हैं वो कौन लोग बैठते हैं, वेल जो उसकी वेल कंसर्न्स में काम करते हैं, NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पास होकर आते हैं, NLU से, विच इज इंडियाज टॉप लॉ यूनिवर्सिटी, वो बच्चे जो वहां से निकलते हैं LLB कर वो जब सेम ऑफिस में काम करते हैं, और वो अप्रिशिएट करते हैं कि आशिमा तुमको जो मालूम है ना वो हमको भी नहीं आता है, एंड यू कैन टीच अस लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो सब कुछ कहां से आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, दैट कम्स फ्रॉम बेरेक्ट। Another student of mine, Rudra Kumar Pandey, I take the name, he is working as equity partner in Shardul Amarchand Mangaldas, which is India's #1 corporate law firm. तो अगर मेरे पहले पास्ट में जो स्टूडेंट्स थे, अगर वो वहां तक जा चुके हैं, तो आप भी पहुंच सकते हो, यू कैन ऑल्सो रीच देयर। दिल्ली में अगर मैं बात करता हूँ, एकॉम लीगल, माई 2 स्टूडेंट्स, नीरज चावला हु इज राइट नाउ सेंट्रल काउंसिल मेंबर ऑफ ICSI, एंड आई विल से वेल लोकेश ध्यानी, both of them are partners in Ecom Legal, which is in Lajpat Nagar, and there are 25 advocates की टीम है, 5 लोग टॉप पे हैं, 20 लोग उनके नीचे हैं, और जो 5 लोग टॉप पे हैं उसमें 2 मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो आई फील रियली नाइस कि मतलब जो हम बेरेक्ट पढ़ने की हमें आदत है वो कहीं ना कहीं काम आती है। और मैं अपने लिए क्या बोलता हूँ, मैं अपने लिए तो ये बोलता हूँ कि मेरी पहली मोहब्बत ये थी, जब मैंने पढ़ाई करना शुरू किया तो कभी कभी मन करता है कि यहाँ पर लिखवा लूँ कंपनीज एक्ट ओवर हेयर, तो एक टैटू बनवा लूँ ताकि वो मोहब्बत जो है वो विजिबल हो जाए। और जब मैं पढ़ता था, जब स्टूडेंट था, तब कंपनीज एक्ट 1956 था, तो यहाँ पर फिर वो कंपनीज एक्ट 1956 लिखवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद 2013 में वो पुराना वाला खत्म हो गया, नया कंपनीज एक्ट 2013 लोकसभा राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया, तो एक टैटू यहाँ बनवा लेता हूँ कंपनीज एक्ट 2013। जो ओरिजिनल मोहब्बत थी उसकी डेथ हो गई, फिर मोहब्बत पुनर्जन्म लेकर वापस आ गई वापस। और आई टेल यू वन थिंग, मेरी वाइफ जो है वो बड़ी नाराज रहती है रात को भी, आज की तारीख में भी, वेल शी नेवर नोज मैं कब सोता हूँ कब जागता हूँ, शी नेवर नोज दैट, कि पूरी रात बैठकर कंपनी लॉ पढ़ता रहता है। आज भी पूरी रात बैठकर कंपनी लॉ का कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता हूँ, और अगर सोता हूँ कभी तो जब छींक देता हूँ तो 2-4 सेक्शन निकल जाते हैं, और खांस देता हूँ तो भी 2-4 सेक्शन सब सेक्शन निकल जाते हैं। और मैं तो कई बार बोलता हूँ कि मैं यहाँ से अगर काटूंगा ना, अगर यहाँ से तो लाल खून नहीं निकलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट प्रोविजंस निकलेंगे, लॉ के प्रोविजंस निकलेंगे, और किसी को आधा बॉटल 1 बॉटल चढ़ा दूं तो
कंपनी लॉ एक्सपर्ट वैसे ही हो गया। और भगवान करे वो टेक्नोलॉजी जल्दी आ जाए 2023-24 में कि यहाँ पर एक सॉकेट लग जाए, एक सॉकेट आपके दिमाग के आसपास लग जाए, तो यहाँ से एक वायर हो और यहाँ से ट्रांसफर फाइल, तो सारी फाइल्स ट्रांसफर हो। 4-5 महीने मेहनत क्यों करनी पड़े, 1 घंटे में सारी फाइल्स ट्रांसफर हो जाए। लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए आपको खुद जाना है, मैं आपके बिहाफ पर लिखने के लिए नहीं जाऊंगा। हाँ, सो मोहब्बत की शुरुआत है, और इस मोहब्बत में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, लंबोर्गिनी बोलूंगा, इट इज नॉट लंबोर्गिनी। पहले एक छोटा सा वर्ड ऑफ प्रिकॉशन दे दूं, 2-3 चीजें। नंबर 1, आई से फॉल इन लव विद वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो पहली चीज है। दूसरी चीज, वेल बेरेक्ट अगर हाथ में रहेगा तो भी ठीक है, और नहीं रहेगा तो मैं कहूंगा वो तो आप वेबसाइट से बार बार खोलकर देख सकते हैं, यू कैन डू दैट। तीसरी चीज, फ्रेंड्स के साथ सोच समझ के फ्रेंडशिप कीजिएगा, ऐसे फ्रेंड्स जो पढ़ाई करने वाले हों और खुद भी सक्सेसफुल हो जाए और आपको भी सक्सेसफुल बना दें। वो ना हो जो लेग पुलिंग करें कि अरे बहुत पढ़ रहा है पास हो जाएगा। ऐसे वाले फ्रेंड्स भी होते हैं जो ताना मारते हैं, अरे बहुत पढ़ाई कर रहा है और पास हो जाएगा। तो भाई पास होने के लिए आए हैं। और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में ऑल इंडिया रिजल्ट अगर आप उठाकर देख लोगे, पिछले का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लो, ऑल इंडिया मतलब जो रिजल्ट आता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1, ऑल इंडिया कितना पास आउट होता है? 10% पास, 90% फेल। CS ईट में क्या हो रहा था? 80% पास आउट, 20% फेल। और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आते ही 10% पास आउट एंड 90% फेल, कभी 7%, 8% पास आउट होता है और 92% फेल होता है CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में। मेरी फिलॉसफी क्या है कि अगर ऑल इंडिया रिजल्ट सिर्फ 1% भी जा रहा है और 1 लाख स्टूडेंट्स आर गिविंग द एग्जाम, उसमें से 1000 भी पास हो रहे हैं, तो मेरे सारे स्टूडेंट्स पास होने चाहिए। और अगर मैं ये गारंटी देता हूँ स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख कर, मैं कहता हूँ गारंटी ले लो, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आपका कंपनी लॉ का नॉलेज, एग्जाम तो अपनी जगह है, लेकिन इतना ले आऊंगा आपका कंपनी लॉ का नॉलेज कि सुप्रीम कोर्ट का लॉयर और आपका लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ विल बी ऑलमोस्ट सेम। आंखों में आंखें डालकर बहस कर लेना कि, और किसी पॉइंट पे शायद आप उसकी भी गलती निकाल दो। ऐसा भी हो सकता है कि सर हमारी इंटरप्रिटेशन ज्यादा सही है, क्योंकि मामला सब इंटरप्रिटेशन का है। तो मतलब एक लेवल आपका अगर 4-5 महीने में वो एग्जाम के लेवल से तो ऊपर चला ही जाएगा, तो फिर एग्जाम क्यों फेल होगा? एग्जाम तो फेल होना ही नहीं चाहिए। फिर तो मैं कहूंगा अगर मतलब सेल्फिश हो जाओगे, पूरे इंडिया में एक स्टूडेंट भी पास हो रहा है तो मुझे पास होना है, बाकी सारी दुनिया फेल होती है तो हो जाए। राइटिंग प्रैक्टिस विल बी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स अगर मार खाते हैं तो कहां मार खाते हैं? राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। वेल CS ईट में ऑब्जेक्टिव टाइप था, टिक 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 हो गया। अभी मैं कहूंगा सब्जेक्टिव हो गया पेपर आपका। ओल्ड सिलेबस 100 मार्क्स सब्जेक्टिव, न्यू सिलेबस 80 मार्क्स सब्जेक्टिव एंड 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। दैट इज हाउ इट इज। तो विल आई से सब्जेक्टिव हो गया, और लिखने की प्रैक्टिस बहुत चाहिए। स्टूडेंट्स की शिकायत पास्ट में हमेशा क्या होती थी कि सर क्वेश्चन पेपर ही कंपनी लॉ का 12 पेज का तो क्वेश्चन पेपर आता है सर, और 3 घंटे होते हैं, और 3 घंटे में लिखने के लिए टाइम कहां बचता है? 1 घंटा तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने में निकल जाए अगर पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना हो, तो उसमें अगर 2 घंटे लिखने के लिए बच रहे हैं, तो राइटिंग स्पीड हैज टू बी वेरी गुड। और आपके बुक्स में हर चैप्टर के पीछे ना क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर पिछले 16 अटेम्प्ट के दिए हुए हैं, क्वेश्चन भी और आंसर्स भी, मतलब चैप्टर भी है और चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है? सिर्फ उठाकर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और मैं तो कहता हूं शुरू में आप देख देख कर लिखो, घर जाओ और देख देख कर लिखो। एक दिन आएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर अपने आप लिखना शुरू कर दोगे, लेकिन हाथ का चलना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो राइटिंग प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज आपको मैनेज साथ साथ करनी पड़ेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेल दे जस्ट विल राइट डाउन समथिंग एट होम, उसकी पिक लेते हैं और पिक लेकर फिर व्हाट्सएप कर देते हैं मुझे। माय व्हाट्सएप नंबर आई कीप शेयरिंग ऑल द टाइम। वेल मैंने हमेशा बताया ही है, और 8448804439। सो वेल आई से वेल व्हाट्सएप भेजो, और उसके बाद वो कहते हैं सर एक बार चेक करके बताना आंसर ठीक लिखा है गलत लिखा है। कुछ दिन की प्रैक्टिस चलती है, कुछ दिन तक वो चलता रहता है, उसके बाद मैं उसमें इंप्रूवमेंट बताता रहता हूँ, फिर धीरे धीरे अपने आप इंप्रूवमेंट होती जाती है और आंसर ठीक आने शुरू हो जाते हैं। और एक चीज और यहां पर मैं बोलता हूं कि वॉइस नोट्स बना बनाकर डालो। मम्मी के साथ कंपनी लॉ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, भाई के साथ बहन के साथ SUB का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, फादर के साथ JIGL का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, और क्या करना है, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको अपनी लैंग्वेज में, मे बी इंग्लिश, मे बी हिंदी, मे बी पंजाबी, मिक्स करके जो भी लैंग्वेज आपकी है उस टॉपिक को बोलो कि हमने आधे घंटे में ये पढ़ा। वॉइस नोट बनेगा 2 मिनट का, 3 मिनट का। उसके साथ वो जब वॉइस नोट डालोगे, या मुझे भेज दो, सेंड द वॉइस नोट टू मी, और साथ में टॉपिक का नाम लिख देना कि ये टॉपिक का नाम है। तो रिवीजन के टाइम पे फायदा क्या होगा, आपने वो व्हाट्सएप में जाकर सर्च किया कि ये वाला टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इस पे मैंने जो समझा था उसका वॉइस नोट बनाया था,
एट द टाइम ऑफ रिवीजन, या मैं कहूंगा क्लास में आते जाते भी, रास्ते में जो ट्रेवलिंग टाइम होता है तब, या दिन में जब भी टाइम मिले, उस वॉइस नोट को टाइम टू टाइम बार बार सुनो, तो क्या होगा, रिवीजन होगी। जिस टॉपिक को पढ़ने में पहली बार 1 घंटा लगा, समझने में 1 घंटा लगा, उसको वेरी ऑनेस्टली उसका वॉइस नोट बनाने में 2 या 3 मिनट ही लगते हैं बस। और लिखने में थोड़ा सा आलस हो सकता है, लेकिन आप और वॉइस नोट बनाओगे तो फटाफट बन जाएगा। तो रिवीजन के लिए अभी भी और फिर एग्जाम के टाइम पे भी वो बहुत काम आएगा। और अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होंगे, एक पापा के साथ, एक मम्मी के साथ, एक ब्रदर के साथ, तो इट विल बी इवन बेटर टू सर्च दोज वेल वॉइस नोट्स। हाँ, वो ये जरूर बोल सकते हैं कि सीएस तुम कर रहे हो या हमें करा रहे हो साथ साथ। और उस केस में ऐसा कर सकते हैं कि 2 फ्रेंड्स या 3 फ्रेंड्स जो पढ़ाई करने वाले हैं वो आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, और उसी के ऊपर सब लोग इकट्ठे होकर ना बनाएं सिर्फ 2-3 फ्रेंड्स, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाता है तो फिर वो इधर उधर की बातें ज्यादा शुरू हो जाती है। तो हर कोई अपना अपना 2-2, 3-3 फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उसके ऊपर यूज टेक्नोलॉजी फॉर योर एडवांटेज। ऑन दैट नोट, फाइनली इनटू द कंपनीज एक्ट 2013, और सामने आपको एक तारीख जरूर नजर आ रही है। अभी क्या तारीख नजर आ रही है? 30th August 2013, when it was notified in the official gazette of India, भारत का राजपत्र, जब ये भारत के राजपत्र में नोटिफाई हुआ था। एंड आई विल शो यू द पीडीएफ फाइल एज वेल, जस्ट वेट। तो कंपनीज एक्ट 2013, एंड दिस इज, कभी देखा है इस तरीके से भारत का राजपत्र? नहीं, त्रिमूर्ति का निशान तो देखा होगा आपने पहले कभी ना कभी, वो तो देखा ही होगा, सत्यमेव जयते एंड त्रिमूर्ति का निशान। लेकिन ये भारत का राजपत्र ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया पहले कभी देखा है? कितने लोगों ने आज पहली बार देखा है? फर्स्ट टाइम टुडे ओनली। चलिए, वेल मेजॉरिटी से आज पहली बार देखा है। तो ये जो भारत का राजपत्र आप देख रहे हो, वेल एक सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, जब भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कोई लॉ बनाती है, जब भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कोई लॉ अप्रूव करती है, कहना चाहिए, लिखने वाले लोग तो और होते हैं, लेकिन अप्रूव कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा। तो फाइनली दैट लॉ इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया, एंड देन ओनली इट बिकम्स बाइंडिंग ऑन अस, तो और ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में जाने से पहले वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पे एक्ट के ऊपर साइन करते हैं, तब वो एक्ट बनता है। वो मैं अभी प्रोसेस बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में। अब जब हम बोलते हैं हम कंपनी लॉ पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पहली बात तो किसी को अगर थोड़ा सा आइडिया हो, कंपनी वर्ड कहां से आया? लैटिन लैंग्वेज में से आइडिया है किसी को? हाँ जी, कंपनी वर्ड कॉम्पैनी लैटिन वर्ड से आया। तो जब हम बोलते हैं क्योंकि अब कंपनी लॉ पढ़ने जा रहे हैं, और कंपनी लॉ एज आई एम सेइंग एसयूबी में भी कंपनी लॉ पढ़ने जा रहे हैं। अभी कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं, फिर एसयूबी की बात भी करेंगे और डिटेल में। लेकिन जब हम कंपनी लॉ पढ़ने जा रहे हैं तो कंपनी वर्ड कहां से आया और फिर लॉ का क्या मतलब है, दोनों के बारे में बात करते हैं। तो कम तो मतलब टुगेदरनेस, एक साथ बैठना, एंड दैट इज टुगेदरनेस, एक साथ कोई काम करना। और ये जो पैनी वर्ड है, दिस कम्स फॉर ब्रेड, तो एक साथ बैठकर ब्रेड खाना इज कंपनी। अगर मैं लैटिन लैंग्वेज में बात करूं तो एज पर लैटिन लैंग्वेज कंपनी वर्ड का मतलब क्या है? एक साथ बैठकर ब्रेड खाना। हम बोलते हैं हमें किसी की कंपनी अच्छी लगती है, मिस्टर ए की, मिस्टर बी की कंपनी अच्छी लगती है, हम उसकी कंपनी में बैठते हैं तो हम घंटों बातचीत करते रहते हैं। तो कंपनी वर्ड तो वहां पर भी यूज होता है, दैट इज माई कंपेनियन या कंपनी वर्ड वहां पर भी यूज होता है इन जनरल। तो यहां पर भी क्या है, यहां पर जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स जो एक साथ हो रहे हैं, वो क्या है? एक साथ ब्रेड नहीं खाएंगे, लेकिन जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, क्या वो प्रॉफिट सारे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा? वो प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे। तो यहां पर ब्रेड शेयर करने का मतलब क्या है? प्रॉफिट शेयर करना आपस में। अब कंपनी को लेकर जो लॉ बनाया गया, वो लॉ सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 है या कुछ और भी है? जब बोलते अच्छा, ये द वर्ड लगाना मत भूलिएगा। नॉर्मली अगर कोई पूछेगा नाम क्या है तो कंपनीज एक्ट नहीं बोलना, क्या बोलना है? द कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पूरा नाम दिया, दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013। और लेकिन अब जो इंट्रोडक्शन है, ये देखकर डर नहीं जाना। कंपनी लॉ जब हम बोलते हैं तो कंपनी लॉ में एक तो द कंपनीज एक्ट 2013 आता है, और क्या आता है इसमें? जितनी अमेंडमेंट टाइम टू टाइम हुई हैं, वो सारी अमेंडमेंट्स भी अमेंडमेंट एक्ट आते हैं, जो ये भी सारे ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में नोटिफाई हुए हैं। फिर उसके अलावा रूल्स आते हैं, जो कंपनी लॉ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो रूल्स बनाए हैं वो आते हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो सर्कुलर्स इशू किए हैं, क्लैरिफिकेशंस इशू किए हैं, वो आते हैं।
नोटिफिकेशन इशू की है, नोटिफिकेशन अलग से हटकर कुछ नहीं है। वेल अमेंडमेंट भी नोटिफाई होती है, एक्ट भी नोटिफाई होता है, रूल्स भी नोटिफाई होता है, ये सब कुछ नोटिफाई होता है। तो जो जो चीजें ऑफिशियल गजट में, भारत का राजपत्र भी आपने देखा, भारत के राजपत्र में जो चीजें छपती हैं हम कहते हैं वो नोटिफाई हो गई, उसका एक नोटिफिकेशन नंबर होता है। हर वो चीज जो ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में प्रिंट होती है उसका एक नोटिफिकेशन नंबर होता है और हम कहते हैं कि वो नोटिफाई हो गई, तो वो नोटिफिकेशन है। इसके अलावा केस स्टडीज हैं, केस स्टडीज जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस डिसाइड होते हैं, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में केस डिसाइड होते हैं, तो वो केस स्टडीज भी जो है वो लॉ का ही पार्ट है। तो जब हम बोलते हैं लॉ, तो लॉ में क्या क्या आ गया, अभी कंपनी लॉ में क्या क्या आ गया, तो कंपनी लॉ का मतलब सिर्फ द कंपनीज एक्ट 2013 में जो सेक्शंस हैं सिर्फ उसकी बात हो रही है, सिर्फ सेक्शंस की बात नहीं हो रही है, सेक्शंस के साथ साथ उसकी अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, रूल्स की बात हो रही है, वेल एमसीए सर्कुलर्स क्लैरिफिकेशंस की बात हो रही है, केस स्टडीज की बात हो रही है। सब कुछ मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, कंपनी लॉ। जब हम बोलते हैं कंपनी लॉ, तो लॉ में एक्ट भी आ गया और सारी चीजें आ गई। अब एक चीज यहां पर जरूर बोलूंगा, एग्जाम में कोई ये चीजें ना इस तरीके से पूछेगा नहीं, लेकिन ये चीजें क्या है, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, दिस इज ओनली फॉर डेवलपिंग ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो अभी ये ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले जब हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट 2013 को किसने अप्रूव किया, लोकसभा ने अप्रूव किया। ये जो 470 सेक्शंस हैं, इसमें 470 सेक्शंस हैं, इट कंटेन्स, कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स 470 सेक्शंस प्लस 7 शेड्यूल्स। तो इनको अप्रूव किसने किया, सबसे पहला अप्रूवल किसने दिया, लोकसभा ने, दूसरा अप्रूवल किसने दिया, राज्यसभा ने। उसके बाद जब दोनों का अप्रूवल हो गया, उसके बाद साइन किसने किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया। 2013 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन रहे होंगे, प्रणब मुखर्जी। हाँ, प्रणब मुखर्जी। उनके बाद रामनाथ कोविंद आए अभी, और अब द्रौपदी मुर्मू, बट ऑन दोज डेज इट वाज प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी ने साइन किया, हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद उनके साइन होने के बाद देन इट वाज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। और जो हम बोल रहे हैं 470 सेक्शंस हैं, लेकिन लोकसभा राज्यसभा ने इनको डिवाइड किया, किसमें डिवाइड किया है, 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया। तो हम कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013 पैदा हुआ और ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किस तारीख पे हुआ, 30 अगस्त 2013। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया था 29 अगस्त 2013। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किस दिन किया था, 29 अगस्त 2013, और ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कब हुआ, 30 अगस्त 2013। और हम कहते हैं दैट इज डेट ऑफ बर्थ, 30 अगस्त 2013 इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देन टॉकिंग अबाउट दिस फर्दर, आई से विल फिर इसमें अमेंडमेंट्स आनी शुरू हुई। 2015 में अमेंडमेंट्स आई, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, और उसके बाद विल फाइनेंस मिनिस्टर और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर बने थे अरुण जेटली। आपको पता नहीं नाम याद है या नहीं है, अरुण जेटली। हाँ, तो जब अरुण जेटली मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हुआ करते थे, तो उसके बाद फिर वो उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस करने शुरू किए। और कंपनीज एक्ट 2013 में एक्चुअली सच्चाई है कि कमियां बहुत थी, मिस्टेक्स कह लो, कमियां कह लो, ड्राफ्टिंग एरर्स, काफी मिस्टेक्स थी, तो उनको इंप्रूव करना शुरू किया। तो 2015 में अमेंडमेंट्स आई, 2017 में फिर से कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 आया, फिर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया। उसके बाद क्या हुआ, कोविड आ गया, कोविड-19, एंड देन मार्च 2020 लॉकडाउन लगा, आपको याद होगा, अप्रैल 2020। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आने के पीछे तो बहुत बड़ा रीजन था कोविड, और कोविड की वजह से जब ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया, तो बहुत सारे सेक्शंस में से जेल का प्रोविजन हटा दिया गया कि अगर आप सेक्शन कॉन्ट्रावीन कर रहे हो तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसे बहुत सारे सेक्शंस थे जहां पर लिखा था कि अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन की तो जेल जाना पड़ेगा, और जैसे ही वो 2020 में पहुंचे तो बहुत सारे सेक्शंस में से वो प्रोविजन डिलीट कर दिया गया कि अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन की तो सिर्फ पेनल्टी देनी है, ओनली पेनल्टी, बट देयर इज नो जेल। और रीजन क्या था कि सब लोग वर्क फ्रॉम होम हो गए, घर पहुंच गए, और समझ में नहीं आ रहा कि मतलब काम हैंडल कैसे करें, और जब काम हैंडल नहीं कर पा रहे थे तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ होना शुरू हो गया, ऑफेंसेस होने शुरू हो गए, और जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सब पूरी टीम जो है वो बिखर गई है, तो फिर काम ढंग से हो नहीं पा रहे हैं। तो फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को लगा यह कहना चाहिए कि अब निर्मला सीतारमन जो आजकल मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, उनको लगा कि ये बड़ा हार्श होगा कि लोग कोविड में घर भी बैठे हैं और कोशिशें तो कर रहे हैं ना काम करने की, लेकिन काम ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, कहीं कोई चीज छूट जाती है और उसके लिए जेल जाना पड़े, तो मतलब आपको घर से उठाकर
बड़े घर शिफ्ट किया जा रहा है, तो इट इज नॉट फेयर, नॉट फेयर। तो इस चक्कर में क्या हुआ, यहां पर जो हुआ उसको हम बोलते हैं डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। क्या हुआ, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2020 में किया गया। लेकिन अब एक चीज है, जब कोई अमेंडमेंट एक्ट आता है, 2015 में जैसे अमेंडमेंट एक्ट आया, अमेंडमेंट को ड्राफ्ट कौन करता है, लिखता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक्ट को भी 2013 एक्ट जो पहली बार बना था, इसको भी लिखा किसने था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। लिखने वाले लोग कहां बैठे हैं, मिनिस्ट्री के अंदर, मंत्रालय के अंदर बैठे हैं। और अप्रूव करने वाले कौन है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, उनका काम सिर्फ अप्रूव करना है। लिखना किसका काम है, मिनिस्ट्री का काम है। मैं थोड़ा सा और डिटेल में बाद में जाऊंगा, अभी सिर्फ हल्का हल्का टचअप कर रहे हैं। तो एमसीए ने अमेंडमेंट्स को भी लिखा, लोकसभा राज्यसभा ने अप्रूव किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अमेंडमेंट्स के ऊपर भी साइन किया, और फिर उसके बाद नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट। कहने से द प्रोसीजर इज एब्सोल्युटली सेम, चाहे पहली बार एक्ट बनाया, चाहे बाद में उस एक्ट में सेक्शंस में अमेंडमेंट लेकर आए, प्रोसीजर इज एब्सोल्युटली सेम। प्रोसीजर में देयर इज नो चेंज। उसके बाद बात करते हैं रूल्स के बारे में, और जब रूल्स के बारे में बात करते हैं तो अब हम कह रहे हैं 29 चैप्टर्स है ना, हर चैप्टर के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए, सेपरेट रूल्स फॉर ईच चैप्टर, सेपरेट रूल्स फॉर ईच चैप्टर। तो अगर आपके पास 29 चैप्टर्स हैं, तो आप मान लो आपके पास 29 रूल्स हैं। तो 470 sections are divided in 29 chapters and every chapter is having separate rules। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जब हम सेक्शन 2 पढ़ते हैं, सेक्शन 2 में ना डेफिनेशंस दी हुई हैं, डेफिनेशन ऑफ कंपनी, डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एसोसिएट कंपनी, शायद सीएस ईट में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, पढ़ी थी डेफिनेशंस, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो सारी डेफिनेशंस कहाँ हैं, सेक्शन 2 में है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 71 पब्लिक कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी की डेफिनेशन है, सेक्शन 2 क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन 2 क्लॉज 46 होल्डिंग कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 87 सब्सिडरी कंपनी। तो वो जो कंपनी सेक्शन 2 है, उस सेक्शन 2 के साथ ये रूल्स बना दिए गए हैं, और रूल्स का नाम रखा है SODD। मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं आपको, स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स। तो ये रूल्स सिर्फ किसके लिए बनाए गए हैं, स्पेसिफिकेशंस ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स, कि अगर कोई डेफिनेशन की डिटेलिंग करनी है, डेफिनेशन की डिटेलिंग करनी है, तो इन रूल्स के अंदर है। अब फॉर एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं यहां पर समझने के लिए, सेक्शन 2 क्लॉज 77 इसके साथ कोरिलेट करूंगा यहां। सेक्शन 2 क्लॉज 77 इज डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, सेक्शन 2 क्लॉज 77। तो रिलेटिव में वैसे तो जो डेफिनेशन में लिखा है लॉ मेकर ने, वो ये लिखा है, रिलेटिव में सबसे पहले आता है स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ आर रिलेटिव, जो सबसे पहले लॉ मेकर की लैंग्वेज में है। दूसरे नंबर पे लॉ मेकर ने लिखा मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सुना है कभी HUF, मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और तीसरे नंबर पे लॉ मेकर ने लिखा है रेफर द रूल्स, कि रिलेटिव कौन होते हैं। साथ में लॉ मेकर ने सेक्शन में क्या लिखा है, रेफर द रूल्स। अब कौन से वाले रूल्स देखो जाकर, स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स। तो कहानी शुरू कहां से हुई, सेक्शन 2 क्लॉज 77 से कहानी शुरू हुई, और बताया रिलेटिव, बताते हैं रिलेटिव में स्पाउस है, मेंबर्स ऑफ HUF है, और उसके बाद साथ में क्या रेफर दिया, रेफर द रूल्स फॉर द इलेबोरेट डेफिनेशन। अब अगर मैं रूल्स में जाता हूं, तो यहां पर सबसे पहले आता है फादर। रिलेटिव की डेफिनेशन में यहां पर रूल्स में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, फादर, फादर इज रिलेटिव इंक्लूडिंग स्टेप फादर, तो बाप और सौतेला बाप दोनों रिलेटिव हैं। मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, दैट इज माँ और सौतेली माँ दोनों रिलेटिव हैं। ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई भी है। सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर, वो भी है। सन इंक्लूडिंग स्टेप सन, बेटा और सौतेला बेटा। देन दे से डॉटर इज रिलेटिव, लेकिन साथ में ब्रैकेट में इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर ने लिखा, तो स्टेप डॉटर इज नॉट रिलेटिव, डॉटर इज रिलेटिव बट स्टेप डॉटर इज नॉट रिलेटिव। बड़ी अजीब चीज है, कोई लॉजिक नहीं है। ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में स्टेप डॉटर वाज रिलेटिव, न्यू कंपनीज एक्ट 2013 में आए तो स्टेप डॉटर को हटा दिया, और क्यों हटा दिया पता नहीं, किसी को आज तक नहीं मालूम क्या रीजन है। जिसने लॉ लिखा शायद उसको, उसका स्टेप डॉटर के साथ कोई झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, तो इसलिए उसको रिलेटिव्स की लिस्ट में से निकाल दिया, हटा दिया। अब उसके बाद फिर एक और रिलेटिव है सन्स वाइफ। सन्स वाइफ हिंदी में क्या बोलेंगे,
बहू रानी बोलते हैं, मतलब पूरा इज्जत के साथ, हाँ, बहू रानी। एंड देन डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? जमाई राजा, या जो भी है, मतलब दामाद जी, हाँ। सो वेल आई से, तो ये रिलेटिव्स की लिस्ट है एंड दे हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ 7 रिलेटिव्स। तो कुल मिलाकर मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा था कि लॉ मेकर ने गड़बड़ क्या की है। जो मेन सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 77 में, उसमें तो कम बताया है, और क्या धक्का मार के कहां भेज दिया? जाओ रूल्स में और वहां जाकर देखो कि हमने आपको रूल्स में और क्या बताया कि रिलेटिव में कौन कौन लोग आते हैं। अच्छा, ये रूल्स में देने के पीछे एक रीजन है, कारण है। ये रूल्स कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये रूल्स कौन लिखता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। रूल्स को उठाकर लोकसभा राज्यसभा में नहीं ले जाते अप्रूवल के लिए, सीधा उठाएंगे एंड नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ने लिखा, मंत्रालय ने लिखा, एक IAS ऑफिसर कोई है वहां ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे रैंक पे है, जिसको अथॉरिटी है साइन करने की। तो रूल्स लिखे, और रूल्स लिखने के बाद साइन किसने किया? IAS ऑफिसर ने, और साइन करके ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में भारत का राजपत्र में नोटिफाई कर दिया जाता है। रूल्स के साथ जो होता है, रूल्स को अमेंड करना टाइम टू टाइम बड़ा आसान है, क्योंकि रूल्स को अमेंड करने के लिए लोकसभा राज्यसभा अप्रूवल नहीं चाहिए। उसमें क्या है, वो मिनिस्ट्री ने खुद ही अमेंडमेंट की, और अमेंडमेंट के ऊपर भी किसी IAS ऑफिसर ने साइन किया, और साइन करने के बाद नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया। तो इसलिए हम बोलते हैं न्यू कंपनीज एक्ट का जो इंट्रोडक्शन देते हैं, हम बोलते हैं न्यू कंपनीज एक्ट 2013 इज रूल बेस्ड लेजिस्लेशन। क्या बोलते हैं? रूल बेस्ड लेजिस्लेशन। 3 शब्दों में बोलते हैं रूल बेस्ड लेजिस्लेशन, क्योंकि सेक्शंस में हर जगह तो यही बोला जाता है, रेफर द रूल्स। जो रूल्स में लिखा है वहां पर जाइए, हर जगह इस तरीके से रेफर कर दिया जाता है। 470 सेक्शंस में 400 जगह लिखा है रेफर द रूल्स, एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में ऐसा नहीं था। ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में क्या था? सब कुछ एक्ट में ही था, रूल्स में कुछ था ही नहीं। लेकिन तब मुसीबत क्या होती थी, अगर एक्ट में कुछ चेंज करना है, एक लाइन भी चेंज करनी है इधर से उधर, तो लोकसभा राज्यसभा अप्रूवल चाहिए, और वो लंबा प्रोसीजर है, वो डिफिकल्ट प्रोसीजर है एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करना। आज की तारीख में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है न्यू कंपनीज एक्ट में। क्यों? जितना आप मान लो 50% एक्ट में लिखा है, तो 50% रूल्स में लिखा है। अगर मटेरियल अगर हम देखें नंबर ऑफ पेजेस वाइज, तो 50% मटेरियल एक्ट में है और 50% मटेरियल रूल्स में है। रूल्स को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स खुद चेंज करती रहती है टाइम टू टाइम, बार बार IAS ऑफिसर साइन करता है, ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में नोटिफाई करते हैं, और लोकसभा राज्यसभा अप्रूवल चाहिए नहीं। तो क्या चीजें ईजी हो गई हैं मिनिस्ट्री के लिए बिल अमेंड करना, मॉडिफाई करना? आंसर इज यस। लेकिन हम लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट्स बहुत सुपर क्विक हो गई हैं, सुपर फास्ट हो गई हैं। हर हफ्ते 10 दिन में कुछ ना कोई रूल चेंज हो जाता है, अमेंडमेंट हो जाती है। और पता चलता है कि अगर मैं एज स्टूडेंट बात करूं, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या डिफिकल्टी है, अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तो लेटेस्ट रूल्स पढ़ रहे हैं, और लेटेस्ट रूल्स पढ़ लिए और एग्जाम दे दिए। अगर नेगेटिव रिजल्ट आया और अगर आपको वो रिपीट करना है, तो मतलब फिर से आपको जितनी अमेंडमेंट्स हैं वो सारी पढ़नी है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। आई होप गेटिंग दैट। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो वेल वो पढ़ना पड़ेगा। और अच्छा, क्वालिफाई होने के बाद, डिग्री मिलने के बाद भी क्या अमेंडमेंट्स बार बार पढ़नी पड़ेंगी? वो तो रोज, मेरा तो रूटीन ही यही है, रोज सुबह उठते ही गाड़ी में बैठते ही, ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है, मैं गाड़ी में बैठते ही क्या करता हूँ, MC की वेबसाइट खोलता हूँ, क्या कोई अमेंडमेंट आई है, कोई नोटिफिकेशन आई है, कोई रूल में कुछ नया आया है। रात को सोने से पहले भी ये रूटीन है। कुछ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। जिस दिन कुछ आया तो फिर बैठकर उसको पढ़ो। और साथ के साथ अगर लीगल एडवाइस देनी है मैनेजिंग डायरेक्टर को, चेयरमैन को, तो क्या हमें अपडेटेड रहना पड़ेगा। इफ यू आर वर्किंग इन द कंपनी और वर्किंग विद अ प्रैक्टिसिंग फर्म, और यू आर हैविंग योर ओन प्रैक्टिस, तो ऑब्वियसली आपको वो हमेशा खुद को अपडेट रखना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त क्या होता है, सब लोग खुशी खुशी करते हैं, क्योंकि भाई अपडेट करेंगे तो पैसा कमाते रहेंगे। और जो 6 महीने 8 महीने 1 साल अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, वो आउटडेटेड हो जाएगा, फिर उसके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। तो आपको अपडेट तो रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। और ये समझो कि डिग्री मिलने के बाद क्या पढ़ाई चलती रहेगी? आंसर इज यस, सारी जिंदगी चलती रहेगी। जब अगले 40-50 साल आप अपने आप को हमेशा MCA की वेबसाइट पे जाकर बार बार अपडेट करोगे ही करोगे, दैट इज रिक्वायर्ड। और उसमें बुरा नहीं लगता, उस वक्त अच्छा लगता है कि कुछ नया आया है, हमें पता है, चेयरमैन को नहीं पता है, मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं पता है, और हम उसको बता रहे हैं, तो हमारी एक वैल्यू, प्रोफेशनल वैल्यू, वो बनी रहती है। देन गोइंग ऑन फर्दर, लाइकवाइज इनकॉर्पोरेशन रूल्स के लिए एक छोटी सी चीज आपको बताऊं, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 22
जब हम पढ़ते हैं तो ये इनकॉर्पोरेशन रूल्स पढ़ते हैं, और फॉर्म सीरीज चलती है आईएनसी, और जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो आईएनसी कोड के साथ चलते हैं। तो सेक्शन 2 के लिए मैंने आपको बताया कौन से रूल्स हैं, एसओडीडी रूल्स हैं। फिर सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 22 का जो ब्लॉक है उसमें इनकॉर्पोरेशन रूल्स हैं। इनकॉर्पोरेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन मींस फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मींस इनकॉर्पोरेशन। तो इसमें सेक्शन नंबर कहां से लेकर कहां तक है इस ब्लॉक में, सेक्शन 3 टू सेक्शन 22, और साथ में इनकॉर्पोरेशन रूल्स। उसके बाद सेक्शन 23 से लेकर और सेक्शन 42 तक प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, कंपनी का पब्लिक इशू आ गया। सुना है कभी कंपनी का पब्लिक इशू आ गया, आईपीओ आ गया, इनिशियल पब्लिक ऑफर आ गया। पिछले दिनों में कौन सी कंपनी का नाम सुना है आपने जिसका पब्लिक इशू आ गया? एलआईसी का पब्लिक इशू आ गया। तो एलआईसी ने क्या इशू किया? प्रोस्पेक्टस। और किसी कंपनी का सुनाओ? इन्फोसिस तो बहुत पुरानी बात हो गई, चलो पब्लिक इशू। एफपीओ वगैरह लाते हैं फिर फर्दर पब्लिक ऑफर वगैरह। अडानी का फर्दर पब्लिक ऑफर आया अभी पीछे इन्हीं दिनों में, अडानी का फर्दर पब्लिक ऑफर आया था, 1.2 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, लेकिन फिर उन्होंने उसको टेक बैक कर लिया। न्यूज में था अभी जब अडानी के शेयर्स क्रैश हो रहे थे हाइडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद। सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? कितने लोगों ने सुना कि अडानी का एफपीओ आया था और अडानी का एफपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ, लेकिन फिर ओवर सब्सक्राइब होने के बाद भी दे टुक बैक। और ओवर सब्सक्राइब करवाने के लिए वो न्यूज में हर जगह था कि अडानी ने हेल्प मांगी थी कि इसको ओवर सब्सक्राइब करवा दो, क्योंकि भारत की आम जनता जो रिटेल इन्वेस्टर है हमारे जैसे, वो तो पैसा लगा नहीं रहे थे। तो उसमें आज से लॉस वगैरह काफी हुआ है पिछले दिनों में, लेकिन अडानी ने हेल्प मांगी थी मुकेश अंबानी से, और सुनील भारती मित्तल एयरटेल से, और महिंद्रा एंड महिंद्रा आनंद महिंद्रा से, इन सबसे कि तुम लोग बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस लगा दो मेरे एफपीओ के अंदर। और एफपीओ का जो प्राइस रखा था वो उस वक्त इट वाज 10% हायर देन द करंट मार्केट प्राइस। अगर शेयर का रेट मार्केट में क्रैश हो रहा है, गिर रहा है, और एफपीओ का प्राइस करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा है, तो मैं कहूंगा फाइनेंशियली सोचो तो कोई बेवकूफ एफपीओ में, कंपनी के पब्लिक इशू में हाई प्राइस पे पैसा लगाएगा, जबकि शेयर मार्केट में गिरता जा रहा है, लुढ़कता जा रहा है। तो लोग हैरान ये हुए थे कि रात को 8 बजे न्यूज आ रही है कि पब्लिक इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो किसने लगा दिया पैसा? बाद में फिर वो छानबीन हुई तो पता चला कि 5-6 गिने चुने लोग थे जो अडानी के सर्कल में, जिनको फोन किया गया होगा और उनसे एप्लीकेशंस लगवाई गई होंगी। लेकिन अगर उनको अलॉटमेंट दे दी जाए तो उन सबको भी लॉस होगा अगर एक्चुअल अलॉटमेंट दे दी जाए। और जनरल पब्लिक ने एप्लीकेशन लगाने से मना कर दिया, हम तो लगा ही नहीं रहे, बैक ऑफ कर गई जनरल पब्लिक। तो इट हैपेंड, ये अभी पिछले दिनों की बात है। और पिछले दिनों में टोटल लॉस जो हुआ जब क्रैश हो रहा था शेयर, तो 8 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन का लॉस हुआ था। अडानी की 9 कंपनीज हैं टोटल मार्केट के अंदर, 7 तो अडानी के नाम से हैं, एक एसीसी सीमेंट और एक अंबुजा सीमेंट। तो टोटल 9 कंपनीज एंड द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लॉस वाज 8 लाख करोड़ से ज्यादा का था टोटल। 20 लाख करोड़ मैं कंफर्म कर लूंगा, मुझे एग्जैक्ट फिगर कंफर्म करनी पड़ेगी गूगल पे, बट आई से मतलब हैवी लॉसेस इन्वेस्टर्स को। तो पब्लिक इशू लॉन्च होता है तो क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, और फिर एट द एंड ऑफ दैट प्रो राटा अलॉटमेंट, यू नो दैट प्रो राटा अलॉटमेंट। तो इसको लेकर और अगर कंपनीज पब्लिक इशू लॉन्च नहीं करती हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू कर लेती हैं। प्राइवेट कंपनीज तो प्राइवेट प्लेसमेंट ही करती हैं, प्राइवेट कंपनीज को तो पब्लिक इशू अलाउड भी नहीं होता। तो उसके लिए ये जो सेक्शंस का ब्लॉक है यहाँ पर, सेक्शन 23 टू 42, और साथ में ये रूल्स हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन 43 से लेकर 72 में शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स की बात हो रही है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, और उनके रूल्स हैं। और फॉर्म सीरीज हर जगह चेंज होती है, PAS, SH एंड सो ऑन। आपको एक झलक दिखाता हूं, देन आई विल ब्रिंग यू बैक ओवर हियर ऑन दिस जो मैं बोल रहा हूं। तो जब हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं, अच्छा अभी एक बार रिपीट कर लेते हैं, कंपनीज एक्ट टोटल कितने सेक्शन है? 470 सेक्शंस डिवाइडेड इन 29 चैप्टर्स। और जो आपको सबसे पहले चैप्टर 1 दिख रहा है, तो चैप्टर 1 में सिर्फ 2 सेक्शन है, ओनली 2 सेक्शन, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 बताता है दिस कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख। तो सेक्शन 1 में लिखा हुआ है एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। और सेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशंस, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। तो वो चैप्टर 1 में सिर्फ 2 ही सेक्शन है, और साथ में कौन से रूल्स हैं? कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स 2014 इज देयर। और सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 42 बात करें तो दिस इज चैप्टर 2, और इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सुना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन थोड़ा सा सुना हुआ है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, ये सब कुछ कहां आता है? चैप्टर 2 में आता है। और चैप्टर 2 में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं?
सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 22, और साथ में रूल्स कौन से हैं? कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, और फॉर्म सीरीज कौन सी चलती है? INC फॉर्म सीरीज गोज ऑन। देन सेक्शन 23 से लेकर 42 जब बोलते हैं तो दिस इज चैप्टर 3, और इसमें क्या पढ़ते हैं? प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014, और फॉर्म सीरीज कौन सी चलती है? PAS। अच्छा, ये PAS कहां से बनाया? प्रॉस्पेक्टस का P ले लिया, अलॉटमेंट का A और सिक्योरिटी का S, उससे बना दिया PAS सीरीज। और फॉर्म्स की जो सीरीज चलती है उसको हम बोलते हैं PAS1, PAS2, PAS3, PAS4, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे हम फाइल करते हैं। जब भी कंपनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी करती है तो फॉर्म PAS3 फाइल करना मैंडेटरी होता है, और साथ में लिस्ट ऑफ अलॉटीज आती है। तो सोच के देखो, पब्लिक इशू में जब लाखों अलॉटीज हैं, प्रो रेटा अलॉटमेंट और लाखों अलॉटीज की लिस्ट है, तो फॉर्म PAS3 के साथ वो लाखों अलॉटीज की लिस्ट अटैच की जाती है, और फिर ये PAS3 MCA की वेबसाइट पे फाइल होता है, अपलोड होता है, एंड फाइलिंग फीस पे की जाती है एंड ऑल दैट। तो फॉर्म PAS3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज फाइल्ड आफ्टर एवरी अलॉटमेंट। छोटी से छोटी अलॉटमेंट, बड़ी से बड़ी अलॉटमेंट करेंगे तो PAS3 फाइल करना मैंडेटरी होता है। सेक्शन 43 से लेकर 72, दैट इज चैप्टर नंबर 4, एंड दैट इज कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014। फॉर्म सीरीज SH कहां से लिया होगा? शेयर कैपिटल का ये SH ले लिया, यहीं से SH करके, और फॉर्म सीरीज SH1, SH2, SH3 एंड सो ऑन, इट गोज लाइक दैट। फॉर्म SH1 शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। फॉर्म SH1 इज फॉर्मेट ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की शेयर सर्टिफिकेट कैसा दिखना चाहिए अगर आप शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो उसका फॉर्मेट जो है वो मिनिस्ट्री ने दिया हुआ है फॉर्म SH1 में। ऐसे ही आगे चलेगा, लेकिन मैं सबके बारे में नहीं बता रहा हूं। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर राइट नाउ। अभी मैं आपको वापस लेकर आ रहा हूं यहाँ पर। तो ये सारे रूल्स भी कहां नोटिफाई हुए हैं? ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। लेकिन रूल्स के बारे में शॉर्टकट क्या है? लोकसभा अप्रूवल नहीं चाहिए, राज्यसभा अप्रूवल नहीं चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन भी नहीं चाहिए। रूल्स में शॉर्टकट क्या है? MCA ने बनाया, वेल ऑफिशियल, और सीधा उठाकर किसी IAS ऑफिसर ने साइन किया और उठाकर ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर दिया, तो फटाफट वाला काम हो जाता है रूल्स के अंदर। नोटिफिकेशन अपने आप में कोई अलग से लॉ है नहीं। नोटिफिकेशन, कई लोग, मैंने YouTube पे ही कुछ टीचर्स को बोलते सुना है कि नोटिफिकेशन इज लॉ। मैं कहूंगा सभी चीजें तो नोटिफाई होती है। एक्ट जब पहली बार बना, नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट। जितनी अमेंडमेंट्स आई, ऑल द अमेंडमेंट्स आर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट। जितने रूल्स बने हैं, ये सारे के सारे रूल्स, जितने भी रूल्स हैं, दे आर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट। और सभी का तो नोटिफिकेशन नंबर है, सभी का नोटिफिकेशन नंबर अलग अलग होगा। ऑब्वियसली जब सारे अलग अलग नोटिफाई होंगे तो सबका नोटिफिकेशन नंबर भी अलग अलग होगा। तो उसमें कुछ, मतलब मुझे वो समझ में नहीं आता कि वाई पीपल से एट टाइम्स की नोटिफिकेशन इज लॉ। अरे भाई, नोटिफिकेशन में ही तो सारे लॉ हैं, सारे लॉ तो नोटिफाई होते ही हैं। सारे के सारे लॉ और सारे के सारे रूल्स नोटिफाई होते हैं। Then talking about this, I'll say, moving on further, तो नोटिफिकेशन क्या अलग से कोई लॉ है, या सब कुछ जो नोटिफाई हो रहा है वही नोटिफिकेशन है? सब कुछ जो नोटिफाई हो रहा है ऑफिशियल गजट में वही नोटिफिकेशन है। फिर एक चीज जो अलग हटके है ना, अब सीखने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ना सर्कुलर आते हैं। अब जो बोल रहा हूं बहुत बहुत ध्यान से सुनना, ये चीजें अब मतलब बिठाना शुरू कर देना, क्योंकि चैप्टर 1 के आगे फिर पढ़ोगे तो ये सब बेसिक्स काम आएंगे। तो अब अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल डबल कर देना, 200% कर देना। MCA टाइम टू टाइम सर्कुलर इशू करता है, क्लैरिफिकेशन इशू करता है। इन सर्कुलर्स में कभी कभी क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम देते हैं कि इस साल फॉर एग्जांपल वो उधर कंपनीज में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तमिलनाडु में वहां फ्लड आया, तमिलनाडु के अंदर फ्लड आया, या केरला में फ्लड आया, या जम्मू कश्मीर में कभी फ्लड आया। उसकी वजह से क्या हुआ कि वहां की कंपनीज और जो कंपनी सेक्रेटरी थे वो डिस्टर्ब हो गए। और मतलब न्यूज भी ऐसी आती है कि पिछले 100 साल का रिकॉर्ड जो था फ्लड का वो टूट गया। इतना बड़ा फ्लड आया, इतना बड़ा रेनफॉल था कि उतना पिछले 100 साल में नहीं आया। तो उस एरिया में, उस स्टेट में कंपनी सेक्रेटरीज को एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे दिया, और उसका एक सर्कुलर इशू कर दिया कि तमिलनाडु में ऑल द कंपनीज इन तमिलनाडु, केरला, दे आर गिवन एक्सटेंशन ऑफ 2 months 3 months अपनी AGM करवाने के लिए, एनुअल जनरल मीटिंग करवानी होती है शेयर होल्डर्स के लिए, उसके लिए 3 महीने का टाइम एक्सटेंड कर दिया आपके लिए। आपको अपनी बैलेंस शीट फाइल करनी होती है ROC की MCA की वेबसाइट पे, उसके लिए आपको 2 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। तो इस तरीके के वो सर्कुलर्स आते हैं जिसमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया जाता है। AOC 4 इज द बैलेंस शीट, फॉर्म AOC 4 इज बैलेंस शीट।
एनुअल जनरल मीटिंग करवानी है तो उसके एक्सटेंशन हम कई जगह देखते हैं कि सर्कुलर्स आते हैं। उसके अलावा क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी से मैंने कार्टून बनाया सिर्फ इसलिए कि कंपनी सेक्रेटरी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। और क्या कंफ्यूजन होती है कि एक सेक्शन पढ़ा, उसकी ना एक सेंटेंस की दो इंटरप्रिटेशन आ रही हैं, एक सेंटेंस की दो इंटरप्रिटेशन आ रही है, तो हम कहते हैं एम्बिगुअस लैंग्वेज है। क्या है? एम्बिगुअस लैंग्वेज ऑफ लॉ। एम्बिगुअस लैंग्वेज ऑफ लॉ, सेंटेंस एक है लेकिन उसको पढ़ते ही लगता है कि इसके तो दो मतलब हो सकते हैं, तो फिर सही वाला कौन सा है, गलत वाला कौन सा है? अब कंपनी सेक्रेटरी के पास दो ऑप्शन है, एक तो किसी से मत पूछो, अपने आप को जो सही लगे वो कर जाओ, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कंफ्यूज हो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को आप मेल डालोगे, ये कंफ्यूजन है और इसका सॉल्यूशन बताओ कि सही इंटरप्रिटेशन क्या है। लॉ आपने बनाया तो उसकी इंटरप्रिटेशन आपने कुछ सोची होगी, तो वो बताओ। तो एमसीए से सर्कुलर मांगे जाते हैं और एमसीए फिर वो सर्कुलर इशू करता है कि सो एंड सो सेक्शन में सो एंड सो सेंटेंस का लीगल इंटरप्रिटेशन ये है, तो वो सर्कुलर आता है। और अब उसके बाद वो सर्कुलर आता है, लेकिन खास बात क्या है, वो सर्कुलर ऑफिशियल गजट में नोटिफाई नहीं होता है, वो एमसीए उठाकर अपनी वेबसाइट पे तो डाल देता है, इट इज ऑन द वेबसाइट ऑफ एमसीए, एमसीए की वेबसाइट पे आता है और सारी दुनिया देख सकती है कि सर्कुलर क्या आया है, एवरीबडी कैन सी दैट, लेकिन उसका ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई नोटिफिकेशन नंबर नहीं होता है। अब जो बताऊंगा ध्यान से सुनना, हमारे ऊपर बाइंडिंग सिर्फ वो चीजें हैं जो नोटिफाइड है, जो नोटिफिकेशंस में आई हैं, ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में आई हैं, तो वो हमारे लिए बाइंडिंग है, हमें सर झुकाकर मानना पड़ेगा, चाहे हमें ठीक लगे या ना लगे। सर्कुलर्स हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। क्यों नहीं है बाइंडिंग? क्योंकि ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में प्रिंट नहीं हुआ है, इसका कोई नोटिफिकेशन नंबर नहीं है, सिर्फ एमसी ने उठाकर अपनी वेबसाइट पे डाला और उसमें क्या लिखा है, टू ऑल द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया 24 आरओसी हैं, 24 आरओसी हैं, और क्या लिख दिया, टू ऑल द आरओसीज ऑल ओवर इंडिया हम ये सर्कुलर इशू कर रहे हैं, हमारी इंटरप्रिटेशन ये है, आप सब लोग ये इंटरप्रिटेशन फ्यूचर में फॉलो करना। अब ऐसा कोई कंपनी सेक्रेटरी निकल आता है ऑल ओवर इंडिया जो कहता है यार ये वाली इंटरप्रिटेशन गलत है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने दी है, और जो दूसरी इंटरप्रिटेशन थी वो सही है, मैं तो वो फॉलो करूंगा। ऐसे निकल आते हैं, ऐसे वाले कंपनी सेक्रेटरी भी होते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मेरी इंटरप्रिटेशन सही है, अपनी कंपनी में मैं अपने तरीके से काम करूंगा और मैं एमसीए का सर्कुलर फॉलो नहीं करूंगा। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है और हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है, तो हम क्यों माने। अब होता गया आरओसी से नोटिस आएगा कि आपने अपनी कंपनी में ये काम जिस तरीके से किया है ये तो एमसीए के सर्कुलर से डिफरेंट है, तो नोटिस आता है कि आपको कोर्ट में प्रोसिक्यूट क्यों ना किया जाए, आपको जेल या आपको फाइन या पेनल्टी क्यों ना की जाए, नोटिस आता है। फिर आप आरओसी को रिप्लाई दो कि हमने जो किया है वो जेन्युइन है, उसमें कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, उसमें कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है, और हमें जो बिल्कुल सही लगा, जेन्युइन लगा, हमने वही किया है, और हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये सही क्यों है, और हमारी इंटरप्रिटेशन एमसीए की इंटरप्रिटेशन से बेटर है। हम उसके ऊपर पूरा आर्गुमेंट बनाकर अपना आरओसी को रिप्लाई करते हैं। हो सकता है उसको समझ में आ जाए कि ये तो सही बोल रहे हैं। अगर उसको समझ में नहीं आया तो अगला लेवल क्या होगा, वो जाकर कोर्ट में हमारे अगेंस्ट केस फाइल कर देगा, और फिर कोर्ट से आएगी चिट्ठी, सम्मन आएगा, फिर कोर्ट में जाकर आपको अपीयर होना पड़ेगा। कंपनी सेक्रेटरी विल गो इन द कोर्ट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। वहां जाकर जज को कन्विंस करो कि एमसीए का सर्कुलर गलत है और जो मेरा आर्गुमेंट है वो सही है, और प्रैक्टिकली जज मान जाते हैं। ऐसा होता है, प्रैक्टिकली जज मान जाते हैं, और कंपनी सेक्रेटरी केस जीत गया और एमसीए केस हार गया, और जजमेंट आती है कि एमसीए का सर्कुलर गलत है, ये एमसीए के इंटरप्रिटेशन। ऐसे केसेस रियलिटी में होते हैं, नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाता है मैटर, वो हम पढ़ेंगे आगे, सेक्शन 435 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज ऑल्सो देयर। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी है, एनसीएलटी अपनी जगह पर है, एनसीएलटी के सेक्शंस अपनी जगह पर हैं। 408 410 जब हम पढ़ते हैं तो एनसीएलटी है, सेक्शन 435 पढ़ते हैं तो स्पेशल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है। तो दोनों चीजें आएंगी, वो है आगे अपने पास। तो मामला एनसीएलटी में भी जा सकता है और मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकता है, दोनों तरफ जा सकता है। एनसीएलटी क्वासी कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो प्रॉपर जुडिशरी है, सो इट इज बोथ वेज। तो एनसीएलटी के लिए सेक्शन नंबर क्या पढ़ते हैं, 408 410 एनसीएलटी एनक्लैट, एनसीएलटी के ऊपर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी मालूम है ना सबको, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, और उसके ऊपर
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, एनक्लैट के ऊपर अपील जाती है तो सुप्रीम कोर्ट, तो एनसीएलटी के ऊपर अपील एनक्लैट, एनक्लैट के ऊपर अपील सुप्रीम कोर्ट, और इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सेक्शन 435 में, उसके ऊपर अपील जाएगी तो फिर हाई कोर्ट। दैट इज हाउ इट इज। तो खैर वो दोनों तरफ का अरेंजमेंट है। तो अब मामला जहां पहुंचेगा वहां जाकर लड़ेंगे, वहां जाकर बहस करेंगे, और प्रूव कर दो एमसीए का सर्कुलर जो है वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं है, हमारी इंटरप्रिटेशन ज्यादा सही है। इन द गिवन सिचुएशन हमने जो किया वो बिल्कुल जेन्युइन किया और हमारी कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं थी। तो ऐसे कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो कोर्ट में जाकर केस लड़ते भी हैं, जीतते भी हैं, और एमसीए का सर्कुलर बाद में नलीफाई भी हो जाता है। तो अगर कोई पूछे क्या एमसीए का सर्कुलर हमारे ऊपर बाइंडिंग है, क्या एमसीए का सर्कुलर हम लोगों के ऊपर, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज के ऊपर बाइंडिंग है? आंसर इज नो, बाइंडिंग नहीं है। लेकिन 99% या 99.9% हम लोग सर झुकाकर मानते हैं। वो कोई 0.1% होता है जहां पर हम कहते हैं कि हमें सही नहीं लग रहा तो हम नहीं मानेंगे। प्रैक्टिकली बात करें तो 99% या 99.9% हम लोग प्रोफेशनली मानते हैं। लेकिन सो फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न, आप लोगों के ऊपर 100% बाइंडिंग है। अगर आईसीएसआई के मॉड्यूल में एमसीए सर्कुलर दिया हुआ है और आपको पढ़कर लग रहा है नहीं ये तो गलत है, मेरी इंटरप्रिटेशन ज्यादा सही है, तो एग्जाम में क्या करोगे? एमसीए का सर्कुलर गलत है और मेरी इंटरप्रिटेशन सही है, एग्जाम में तो नहीं करोगे ना ऐसा। एग्जाम में तो जाकर सर झुकाकर मानना पड़ेगा ना कि एमसीए के सर्कुलर में ये लिखा है तो हम इसी के हिसाब से अपना आंसर दे रहे हैं। हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि एमसीए का सर्कुलर गलत है? एमसीए का सर्कुलर लीगली किसके ऊपर बाइंडिंग है? ऑल ओवर इंडिया जो 24 आरओसी हैं उनके ऊपर बाइंडिंग है, और आरओसी से एक लेवल ऊपर होता है रीजनल डायरेक्टर। ऑल ओवर इंडिया 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं जो एमसीए से नीचे हैं और आरओसी से ऊपर बीच में हैं, उनके ऊपर भी बाइंडिंग है। तो जो मिनिस्ट्री में काम करते हैं, जो मंत्रालय में काम करते हैं, उनके ऊपर बाइंडिंग है, हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम में हम सबके ऊपर बाइंडिंग है, सो फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न। अच्छा, एमसीए क्या अपनी मर्जी से सुओ मोटो का मतलब ऑन इट्स ओन, स्वयं अपने आप खुद क्या सर्कुलर इशू कर सकता है? यस। ऐसा भी होता है कि एमसीए का कोई ऑफिसर बैठकर बेरेक्ट पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते खुद ही सेक्शन पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो गया कि इसका मतलब क्या है, और इसके तो मल्टीपल मीनिंग्स आ रहे हैं, तो पता चला खुद ही सर्कुलर इशू कर दिया। जब खुद कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो खुद ही सर्कुलर भी इशू कर दिया। तो ऐसा भी होता है। और कंपनी सेक्रेटरी कंफ्यूज है, अपनी क्वेरी भेज दे तो भी सर्कुलर्स आ जाते हैं। और हम लोग तो क्या करते हैं, हमारा जो सही तरीका है, एक लाइन में जो फाइनली समअप करना चाहूंगा, हम कंपनी सेक्रेटरीज अगर कोई सेक्शन पढ़कर कंफ्यूज होते हैं तो हम अपनी क्वेरीज देते हैं आईसीएसआई इंस्टीट्यूट को, और आईसीएसआई इंस्टीट्यूट वो क्वेरीज भेजता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। तो फिर उसमें थोड़ा सा एक वेटेज बढ़ जाती है। क्यों वेटेज बढ़ जाती है? कि क्वेरी भेजने वाला कौन है? आईसीएसआई इंस्टीट्यूट है जो एमसीए को क्वेरी भेज रहा है, तो फिर एमसीए उसका रिस्पॉन्स जल्दी देगा। हम इंडिविजुअली भेजेंगे क्वेरी तो रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा, डिले होगा, जो भी है। लेकिन आईसीएसआई को भेजेंगे, आईसीएसआई ने आगे फॉरवर्ड कर दिया तो फिर मतलब उसमें एक वेटेज बढ़ गई। बात समझ में आ रही है? गेटिंग दैट? देन गोइंग ऑन फर्दर, देन केस स्टडीज, तो ऑब्वियसली वो 2016 यहां पर इसलिए लिखा है, 2016 में एनसीएलटी पैदा हुआ था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पैदा हुआ था। कंपनीज एक्ट कब आया था, कौन से साल में? कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल 2013 में पैदा नहीं हुआ। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कब पैदा हुआ? 2016 में, और उसके ऊपर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, और फिर सुप्रीम कोर्ट तो खैर पुराना चला आ रहा है, लेकिन मैंने अपील का आपको ऑलरेडी बता दिया कि एनसीएलटी के ऊपर अपील एनक्लैट, एनक्लैट के ऊपर अपील सुप्रीम कोर्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर 2013 से लेकर 2016 बीच में ये जो टाइम गैप है, इस टाइम गैप में 2013 से लेकर 16 के बीच में न्यू कंपनीज एक्ट आ तो चुका था, लेकिन फिर एनसीएलटी का काम उस वक्त कौन देख रहा था? जो काम एनसीएलटी आज देख रहा है तो वो काम तब कौन देख रहा था? तो कंपनीज एक्ट 1956 में जो अथॉरिटी थी, कंपनीज एक्ट 1956 के टाइम पे कंपनी लॉ बोर्ड, CLB, कंपनी लॉ बोर्ड, उनको ही बोल रखा था कि जब तक एनसीएलटी पैदा जब तक नहीं होता एनसीएलटी तब तक कंपनी लॉ बोर्ड वो सारा काम संभालता रहेगा। और कंपनी लॉ बोर्ड पहले भी वो काम ओल्ड कंपनीज एक्ट में संभाल ही रहा था। तो जिस दिन जिस दिन एनसीएलटी पैदा हुआ उस दिन कंपनी लॉ बोर्ड की डेथ हो गई, एंड दैट डेट वाज 1 जून 2016। द डेट वाज 1 जून 2016, द डेट ऑफ बर्थ ऑफ एनसीएलटी एंड डेट ऑफ डेथ ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड CLB। और खैर हमें बड़ा फायदा हुआ एनसीएलटी बनने का, वो मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा कि हमें फायदे क्या हुए। तो जो कंपनी लॉ बोर्ड के टाइम में हमें फायदा नहीं था, लेकिन आज की तारीख में हमें
फायदा है एनसीएलटी बनने के बाद, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। देन मूविंग ऑन फर्दर इनटू दिस, आई से यहां तक कहानी समझ में आई है अभी तक। रूल्स के बारे में अब कुछ बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनेगा। पहली बात तो ये रूल्स में होता क्या क्या है, रूल्स में क्या क्या होता है। तो हम कहते हैं नंबर 1 रूल्स में क्या देखने के लिए मिलता है, द फर्स्ट थिंग थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती है। रूल्स के अंदर क्या होता है, थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया लिमिट्स ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ वेरियस सेक्शंस। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, रूल्स में ये बताया होता है। अब कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि आपकी कंपनी में आईडी अपॉइंट करना है, आईडी की फुल फॉर्म इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कौन सी कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, जिस कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, या फिर जिस कंपनी की सेल्स टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, या फिर कंपनी ने जो टोटल पैसा बोरो किया हुआ है, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक लोन वगैरह, वो 50 करोड़ से ज्यादा है। कंपनी किसी भी एक क्राइटेरिया में फंस जाए तो उसको आईडी अपॉइंट करना पड़ेगा। अब ये चीज जो है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन है 149 सबसेक्शन 4 जहां से शुरू होता है, और 149 सबसेक्शन 4 कहता है रूल्स में जाकर देखो कि थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया क्या है। 149 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपनीज विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स हैज टू अपॉइंट आईडी। मतलब सेक्शन नहीं बता रहा कि कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज में आईडी अपॉइंट करना है, सेक्शन क्या बोल रहा है, गो टू द रूल्स, और रूल्स में जाकर वो देखो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ कंपनीज, कौन सी कंपनीज हैं जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है। सेक्शन में सिर्फ क्या बोल दिया, आईडी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। कौन सी कंपनीज के लिए वो हम नहीं बता रहे, वो हम रूल्स में बताएंगे। तो प्लीज गो टू द रूल्स, चेक द रूल्स। और रूल्स में पहुंचते हैं तो वहां क्या लिखा है, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना विच आर लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, या एनुअल सेल्स टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, या फिर टोटल बोरोइंग 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है। ये जो मैं अमाउंट बोल रहा हूं 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट जो तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स कहां डिफाइन की जाती है, रूल्स में। एक एग्जांपल और लेते हैं, वुमेन डायरेक्टर। जब वुमेन डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो 149 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में बात करते हैं, और फिर वहां पर क्या रेफर कर दिया उन्होंने, गो टू द रूल्स एंड चेक कि कौन सी कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। ओल्ड कंपनीज एक्ट में वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं था, न्यू कंपनीज एक्ट आया तो एक कॉन्सेप्ट आ गया वुमेन डायरेक्टर का। अब आपको एक झलक ही दिखा देता हूं यहां से। I'll have to go to the website of MCA। तो MCA की वेबसाइट अब आपके सामने वापस कहां गए हम, दिस इज द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और हमारे सामने खुला हुआ है कंपनीज एक्ट 2013। जब कंपनीज एक्ट 2013 देख रहे हैं तो अब कंपनीज एक्ट 2013 में आई एम गोइंग ऑन फर्दर, चैप्टर नंबर 11 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, और इसमें सबसे पहला सेक्शन 149। और जब ये सेक्शन 149 आपके सामने आता है, कहीं आपको अंडरलाइन में ब्लू कलर में प्रिस्क्राइब्ड वर्ड दिख रहा है, कहां दिख रहा है आपको, एक बार पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शेल हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। ये कहां लिखा है, 149 सबसेक्शन 1 में। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 में लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शेल अपॉइंट वन वुमेन डायरेक्टर। अब हम सेक्शन में नहीं बता रहे विच क्लास ऑफ कंपनीज हैज टू अपॉइंट, कह रहे हैं एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब प्रिस्क्राइब्ड वर्ड पे दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, प्रिस्क्राइब्ड कहां पर है। अगर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रूल आ जाएगा। रूल नंबर 3 आ गया यहां पर। रूल नंबर 3 कहता है एवरी लिस्टेड कंपनी हैज टू अपॉइंट, नंबर 1। नंबर 2A में लिखा है एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 crore or more or turnover of 300 crore or more shall appoint the women director। सबसे ऊपर टॉप लाइन क्या है, पहली लाइन, द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज shall appoint at least वन वुमेन डायरेक्टर। कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है। लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना है, एवरी अदर कंपनी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 100 crore or more or turnover of 300 crore or more shall appoint the women director। अब क्या एग्जाम में रूल्स भी पूछते हैं, आंसर इज यस। क्वेश्चंस बहुत आते हैं रूल्स के ऊपर। क्या क्राइटेरियाज भी पूछते हैं एग्जाम में, यस क्राइटेरियाज भी पूछते हैं। और मतलब एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 5 कंपनीज दे देंगे और कहेंगे बस इतना बताओ इसमें से कौन सी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना है और कौन सी कंपनी में नहीं होना है। सिर्फ आपको यस और नो बताना है। 5 कंपनीज के फिगर्स आपको बता देंगे,
पेड अप कैपिटल बता देंगे, टर्नओवर बता देंगे, लिस्टेड है अनलिस्टेड है वो बता देंगे, इन्फॉर्मेशन पूरी दे देंगे। सिर्फ क्या बोलेंगे, इन 5 कंपनीज में बताओ कि कौन सी वाली कंपनी में इंडिपेंडेंट कौन कौन सी कंपनी में अपॉइंट होगा और कौन कौन सी कंपनी में अपॉइंट नहीं होगा, या वुमेन डायरेक्टर कौन कौन सी कंपनी में अपॉइंट होगी, कौन कौन सी कंपनी में अपॉइंट नहीं होगी। सिर्फ येस और नो बताना है आपको। आई होप गेटिंग दैट। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया। ये थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया कहां दिए हुए हैं इन्होंने? वेल दे हैव गिवन इन द रूल्स। तो थ्रेशोल्ड क्राइटेरियाज आर गिवन इन द रूल्स। ऑडिट कमेटी की बात हो रही है, अगर मैं आगे भी बात करूं, ऑडिट कमेटी की बात हो रही है, दैट इज सेक्शन 177। की मैनेजरल पर्सन की बात होती है तो सेक्शन 203। और की मैनेजरल पर्सन में कंपनी सेक्रेटरी भी आ रहा है। जिस कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट द कंपनी सेक्रेटरी देयर। देन सेक्रेटरियल ऑडिट की बात करते हैं तो सेक्शन 204। अभी मैं मतलब माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इंटरनल ऑडिटर की बात करते हैं तो सेक्शन 138। लेकिन ये सारे सेक्शंस धक्का मारकर कहां भेज देते हैं? रूल्स में जाओ, और रूल्स में वहां क्राइटेरिया मिलेगा आपको, और जो क्राइटेरिया वहां मिलेगा उस क्राइटेरिया को फॉलो करो। तो थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया इज गिवन इन द रूल्स। गेटिंग दिस? पहली चीज। और रूल्स में क्या होता है, मतलब बेसिकली मेरा अभी फोकस एरिया क्या है, कंटेंट्स ऑफ रूल्स की। रूल्स के अंदर आखिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लिखता क्या है? हाँ जी, थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया इज फॉर स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्राइटेरिया अलग है, वुमेन डायरेक्टर के लिए क्राइटेरिया अलग है, वेल ऑडिट कमेटी के लिए क्राइटेरिया अलग है। अभी जैसे आपने पॉइंट उठाया है, अभी मैंने आपको वुमेन डायरेक्टर का दिखाया, अगर मैं आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का दिखाता हूं वापस, अभी आपने किसका देखा? वुमेन डायरेक्टर के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा और नीचे ले आता हूं, ये वही 149 सेक्शन है, सेक्शन 149 ही है स्क्रीन के ऊपर। सिर्फ नीचे आता हूं सबसेक्शन 4 में। अब सबसेक्शन 4, अब सबसे ऊपर देखना, स्क्रीन पे कहीं लिखा है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। Well, and the CG may prescribe the minimum number of independent directors in the case of class of companies, any class of public companies. सबसे ऊपर वाली लाइन, टॉप लाइन, एक बार और पढ़ लो टॉप लाइन। लिस्टेड पब्लिक कंपनीज में तो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। और उसके अलावा क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विल प्रिस्क्राइब। फिर से वर्ड क्या आ गया? प्रिस्क्राइब द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन केस ऑफ एनी क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज। है वो कौन सी कंपनीज हैं? अब प्रिस्क्राइब पे जाऊंगा, यहां दिख रहा है ना प्रिस्क्राइब ऊपर स्क्रीन पे, क्लिक करूंगा तो अब आपको डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज दिखेगी। अब ये वो वुमेन डायरेक्टर वाली नहीं है, अब ये रूल 4 है, टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब देखो जरा कौन सी क्लास की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 1 कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी हैविंग हाउ मच पेड अप कैपिटल। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है? पेड अप कैपिटल कितनी है? 10 करोड़। अब 100 करोड़ तो नहीं है ना पेड अप कैपिटल। वुमेन डायरेक्टर तो तब अपॉइंट करनी होती है इफ द पेड अप कैपिटल इज 100 करोड़ और टर्नओवर इज 300 करोड़। यहां तो क्राइटेरिया कुछ और है। पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, देन पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर। अच्छा, 1 और 2 और 3 लिखा है तो क्या मतलब, क्या समझू? अब देखो क्राइटेरिया 1 के बाद एंड लिखा है या और लिखा है? और, तो आइदर 1 और 2 और 3। अगर आपकी पब्लिक कंपनी इन तीनों में से किसी भी एक क्राइटेरिया में फॉल कर गई तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। और यहां पर ये नहीं लिखा कि आपको एक अपॉइंट करना है, यहां पर लिखा है कम से कम 2 अपॉइंट करना है। सबसे ऊपर टॉप लाइन देखो, सबसे ऊपर टॉप लाइन क्या है? फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज शैल अपॉइंट एटलीस्ट हाउ मच? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। वुमेन डायरेक्टर के लिए क्या था? 1। वो रूल नंबर 3 था, ये रूल नंबर 4 है। और जो रूल्स आप पढ़ रहे हो उन रूल्स का नाम अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स पढ़ रहे हो आप यहां पर। तो बेसिकली ये है कि हर चीज के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया अलग अलग दिया हुआ है। वुमेन डायरेक्टर का अलग था, इसका अलग है। ऑडिट कमेटी वगैरह आपको फिर वो वेरिएशन दिखेगा। सेक्शन 203 में क्राइटेरिया अलग है, सेक्शन 203 में क्राइटेरिया अलग है, सेक्शन 204 में क्राइटेरिया अलग है, हर जगह अलग है, लेकिन सबके साथ सेपरेट रूल है, हर सेक्शन के साथ सेपरेट रूल है। अच्छा, प्रिस्क्राइब्ड वर्ड नजर आया आपको अभी जहां पर हम क्लिक कर रहे थे?
तो एक चीज याद रखना, कंपनी लॉ में जो मैं कर रहा था, वेल 400 जगह पर लिखा है प्रिस्क्राइब्ड। तो बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड का मतलब ही क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड का एक ही मतलब होता है, प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिस्क्राइब्ड, ये भी मतलब इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिस्क्राइब्ड? द प्रिस्क्राइब्ड मींस, द वर्ड प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं। एक चीज और बोलूंगा, क्या अलग अलग एक्ट्स में मिनिस्ट्री बदल जाती होगी, मंत्रालय बदल जाता होगा? यस। अब अगर आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ोगे तो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो हर एक्ट के लिए मिनिस्ट्री बदल जाती है, मंत्रालय बदल जाता है। कंपनीज एक्ट के लिए मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आई होप गेटिंग दिस। तो अभी हमारा फोकस तो यहां पर किसके ऊपर रहता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऊपर रहता है। देन गोइंग ऑन फर्दर विद दिस, जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो दो मिनिस्ट्रीज बीच में आ जाती हैं, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी पहुंचता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी पहुंचता है जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, डिफरेंट लॉज की। एनीहाउस, रूल्स में और क्या बताया होता है? तो एक तो थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया बताया होता है रूल्स में, दूसरा क्या बताया होता है रूल्स में? क्या बताया होता है? प्रोसीजर बताए होते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शन, कि मेन सेक्शन में जो लॉ लिखा है उसको स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट कैसे करना है। अब मेन सेक्शन में लिखा है आपको शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस करनी है। अब शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस करनी है तो मेन सेक्शन में वो 2 लाइन में खत्म कर देते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस करना है, ये बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट है, बाकी सब रूल्स में देख लेना। मेन सेक्शन 2 लाइन में खत्म है और उसके पीछे रूल्स जो है वो 4 पेज के रूल्स हैं, और वो 4 पेज के रूल्स में उन्होंने 25 स्टेप्स बता दिए हैं। देयर आर 25 स्टेप्स। तो स्टेप्स कहां दिए हुए हैं? रूल्स में दिए हुए हैं। और एग्जाम में अगर वो 25 स्टेप पूछे तो आप सेक्शन नहीं लिख रहे हो, आप रूल्स लिख रहे हो। गेटिंग द पॉइंट? तो मेन सेक्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि मैटर को बहुत शॉर्टकट में बता दिया और साथ में क्या लिख दिया? रेफर द रूल्स फॉर द फुल प्रोसीजर। तो फिर रूल्स में आप पूरा प्रोसीजर देखते हो। और सेक्शन में क्या दिया होता है? ये जो मैंने आपको जितने भी फॉर्म्स बताए हैं, यहाँ रूल्स में क्या दिया होता है? रूल्स में क्या दिया होता है? फॉर्म्स दिए होते हैं। ये जितने भी फॉर्म्स आप कंपनी लॉ में देख रहे हो, अभी मैंने आपको बताया फॉर्म PAS3 या SH1, वो सारे के सारे फॉर्म्स कहां दिए गए हैं? रूल्स के अंदर ही उनके फॉर्मेट दिए गए हैं। रूल्स के अंदर ही फॉर्म्स के फॉर्मेट दिए गए हैं। तो फॉर्म्स भी रूल्स का ही पार्ट है। और रूल्स में क्या दिया गया? एक बड़ी अजीब चीज है, एक बड़ी अजीब चीज है, एक्सेप्शन ऑफ मेन सेक्शन। मेन सेक्शन में लॉ मेकर ने कुछ लिखा है कि ये काम ऐसे ही होगा, और ऐसे ही होगा तो मतलब ऐसे ही होगा, या फिर मेन सेक्शन में लिखा है कि ये काम नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, ये काम नहीं करना तो नहीं करना। अब वो मेन सेक्शन में लिखा है नहीं करना तो नहीं करना, लेकिन रूल में क्या आता है? पता चलता है कि उसकी एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन ऑफ मेन सेक्शन कहां दिया हुआ है? रूल में दिया हुआ है। और हम हो जाते हैं हैरान कि भाई ये कैसे हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक बार आया गुस्सा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा ये तो बड़ी बदतमीजी है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसके ऊपर कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रूल बनाती है और रूल में क्या करती है? मेन सेक्शन की एक्सेप्शन लिख देती है। अब सेक्शन में, मेन सेक्शन में लिखा है ये काम नहीं हो सकता है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, और रूल्स में लिख दिया मिनिस्ट्री ने उठाकर कि इस काम में ना 2-3 एक्सेप्शंस हैं, ये काम इस तरीके से हो सकता है और किसी तरीके से नहीं हो सकता, लेकिन इस तरीके से हो सकता है। 2-3 एक्सेप्शन दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है जरा सोचो, मेन एक्ट में, मेन सेक्शन में जो 470 सेक्शन है वहां लिखा है ये काम नहीं हो सकता, और उसके साथ साइन किसके हैं? मेन एक्ट के ऊपर किसके साइन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी के साइन है, उन्होंने साइन किए हुए हैं। और रूल के अंदर एक IAS ऑफिसर साइन करके कहता है कि नहीं ये काम हो सकता है, और मैं बता रहा हूं ऐसे कर लो। तो क्या IAS ऑफिसर के साइन की वैल्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की साइन की वैल्यू से ज्यादा है? किसके साइन की वैल्यू ज्यादा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या IAS ऑफिसर? IAS ऑफिसर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन की वैल्यू ज्यादा है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एक IAS ऑफिसर बैठा है। मतलब वो कौन होता है, उसकी क्या औकात है? एक IAS ऑफिसर की क्या औकात है कि वो कहे कि ये काम कर लो, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रहा है कि ये काम मत करो, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तो नहीं मानते ये तुम्हारे रूल्स, जहां पर तुम रूल्स में क्या बनाते हो? एक्सेप्शंस बनाते हो मेन सेक्शन की।
अगर तुम्हें मेन सेक्शन की एक्सेप्शन बनानी है कि ये काम हो सकता है, और एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में 2-3 एक्सेप्शंस हैं कि कुछ सिचुएशंस में ये काम हो सकता है, तो आप मेन सेक्शन को अमेंड करो, लोकसभा राज्यसभा का अप्रूवल लो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन करवाओ कि इसमें मेन एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन जो मेन सेक्शन है उसकी ये 2-3 एक्सेप्शंस हैं। रूल्स में थोड़ा ना एक्सेप्शन बन जाएंगी। आई होप गेटिंग दिस। तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा नाराज हुआ, बहुत गुस्सा हुआ, और उसके गुस्सा होने से क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जहां जहां एक्सेप्शंस डाली थी उन एक्सेप्शंस को डिलीट किया। एमसीए ने माना कि हमसे गलती हुई है और हमने अपनी पावर को ओवरस्टेप किया है। दिस इज कॉल्ड एज ओवर स्टेपिंग ऑफ पावर। तो क्या मिनिस्ट्री भी गलत काम कर जाती है? मिनिस्ट्री भी गलत काम कर जाती है और अपनी पावर से आगे चली जाती है। तो बात समझ में आ रही है? गेटिंग दैट? रूल्स आर, अगर रूल्स में और सेक्शन में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो तो किस चीज को किसके ऊपर प्रिवेल करना चाहिए? सेक्शन को रूल्स के ऊपर या रूल्स को सेक्शन के ऊपर? अगर 470 सेक्शंस में कुछ लिखा है और रूल्स में कुछ लिखा है और दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कुछ गड़बड़ है, इनकंसिस्टेंट है दोनों, तो फिर कौन सी चीज किसके ऊपर प्रिवेल करेगी? सेक्शन रूल्स के ऊपर प्रिवेल करेंगे या रूल्स सेक्शंस के ऊपर प्रिवेल करेंगे? Sections will prevail over the rules, and rules are invalid, rules are void to the extent they are contradictory with sections. बात समझ में आ रही है? क्योंकि सेक्शन के ऊपर साइन किसने किया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। और अच्छा, जितनी अमेंडमेंट्स भी आती हैं इन सब अमेंडमेंट्स के ऊपर भी साइन किसका है? इन सब अमेंडमेंट्स के ऊपर भी साइन किसका है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन है। तो चाहे मेन एक्ट है, मेन एक्ट के जो 470 सेक्शन है उनके ऊपर भी साइन किसका है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। और अमेंडमेंट में जितनी भी अमेंडमेंट्स आती है उन सब के ऊपर भी साइन किसका है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। जबकि रूल्स के ऊपर साइन किसका है? आईएएस ऑफिसर का। तो मतलब बात समझ में आ गई आपको कि आईएएस ऑफिसर की क्या औकात कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भिड़ जाए? मतलब कि आप कुछ कह रहे हो और मैं कुछ और कह रहा हूं। बात समझ में आ गई ना सबको? सो एमसीए में हम कहते हैं, एमसीए में कौन बैठा है? एक आईएएस ऑफिसर बैठा है जो रूल्स के ऊपर साइन करता है। रूल्स आर साइंड बाय आईएएस ऑफिसर एंड देन नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया। गॉट दैट? अब इसमें एक दो चीजें और, ये सब एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, ये सब कुछ, ये सिर्फ क्या है? समझने के लिए है कि जब आप रूल्स पढ़ोगे, बाकी तो रूल के अंदर जो कंटेंट आप पढ़ोगे एग्जाम में तो वो पूछेंगे आपसे। ये कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में कि रूल्स में क्या क्या होता है, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंपनी लॉ की एक बेस बनना यहां से शुरू हो जाता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो जाती है। अब एक चीज यहां पर और बता रहा हूं, सेक्शन 469 में लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर कहां से मिली रूल्स बनाने की? तो कंपनी लॉ में टोटल कितने सेक्शंस हैं? 470। जहां खत्म हो रहा है सेकंड लास्ट सेक्शन, कहने से सेकंड लास्ट सेक्शन 469, उसमें लिखा है सीजी के पास पावर है टू मेक द रूल्स। और सीजी का मतलब यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सीजी का मतलब पूरे कंपनी लॉ में कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होगा तो आंखें बंद करके पहली फर्स्ट प्रिजम्पशन क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक चीज यहां क्लैरिफाई कर दूं, कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, सीजी का मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नहीं होता। पार्लियामेंट इज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज पार्लियामेंट। सीजी का मतलब यहां पर क्या है? जितने मंत्रालय हैं। मैं तो कहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट में सारे मंत्रालय आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन कंपनी लॉ के पर्पज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ एक मिनिस्ट्री, ओनली वन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। गेटिंग दैट? बाकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर जो टीयर 2 है वो रीजनल डायरेक्टर हैं, उनके नीचे जो टीयर 3 है वो आरओसी हैं। वो सब मंत्रालय का ही पार्ट है, मतलब वो मंत्रालय में ही आते हैं। सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्टर खुद हैं, उसके नीचे रीजनल डायरेक्टर, उसके नीचे आरओसी, दैट इज देयर। लेकिन जब कंपनी लॉ में सीजी लिखा होता है तो हमारी फर्स्ट प्रिजम्पशन क्या होती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और सीधा क्या लिखा है? सीजी में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक द रूल्स। और सिर्फ बना नहीं सकते, उसको टाइम टू टाइम अमेंड भी कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि सीजी के पास कहां से पावर आई रूल्स बनाने की, तो कहां से आई? वेल, कौन से सेक्शन ने पावर दी? कौन से सेक्शन ने पावर दी? सेक्शन 469 गिव्स द पावर टू सीजी टू मेक द रूल्स। तो सेक्शन 469 को हम बोलते हैं एम्पावरिंग प्रोविजन। क्या बोलते हैं? एम्पावरिंग
provision which empowers CG to make the rules. That's it. अब एक चीज और बतानी रहती है, वो सुन लीजिए, ये नीचे लिखा हुआ है. कभी कभी मैं हैरान होता हूं कि रूल में ना किसी कॉन्सेप्ट की फुल डिटेल भी दे दी जाती है जो कि सेक्शन में नहीं थी. सेक्शन 3 पढ़ता हूं तो सेक्शन 3 में आता है 1% कंपनी नाम की एक चीज है. सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 उठाते हैं तो उसमें आता है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 1% कंपनी, और जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे देयर विल बी वन सोलो सब्सक्राइबर, सोलो मेंबर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी बनाएगा. उसके आगे के लिए क्या बोल दिया, बाकी सब कुछ के लिए प्लीज चेक द रूल्स. और रूल्स उठाकर देखो तो वो 10 पेज के तो रूल्स हैं 1% कंपनी के. मतलब 1% कंपनी की फुल डिटेल अगर आपको पढ़नी है, मतलब सेक्शन में तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं. सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में 1% कंपनी के बारे में सिर्फ क्या बताया है कि 1% कंपनी नाम की एक प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी ही होती है, इट इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज 1% कंपनी, बट इसमें सिर्फ एक सोलो मेंबर होगा, सोलो सब्सक्राइबर होगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड फॉर द रिमेनिंग डिटेल्स प्लीज रेफर द रूल्स. तो कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन सेक्शन में है लेकिन डिटेल रूल्स में है. ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट न्यू कंपनीज एक्ट में आया, ओल्ड कंपनीज एक्ट में नहीं होता था, ई वोटिंग. मतलब सारे शेयर होल्डर्स ऑल ओवर इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सारे शेयर होल्डर्स अपने घर बैठे बैठे ऑल ओवर इंडिया वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एनुअल जनरल मीटिंग में चलकर आने की जरूरत नहीं है कि एनुअल जनरल मीटिंग में आएंगे, ऑडिटोरियम में बैठेंगे और वोटिंग पेपर मिलेगा, उसके ऊपर अपना वोट देंगे, टिक क्रॉस लगाकर साइन करके पोलिंग बॉक्स में डालेंगे. वो सब झमेला नहीं है. 50 लाख शेयर होल्डर हैं, 50 लाख शेयर होल्डर्स ऑल ओवर इंडिया अपने घर बैठे रहेंगे. सबको एक लिंक दे दिया जाएगा, सबको ईमेल जाएगी, ईमेल पे एक लिंक दे दिया जाएगी, लिंक पे क्लिक करो और उस पे जाकर अपना वोट दो और उसके बाद उसको ब्लॉक कर दो. और हमारे पास स्क्रूटनाइजर है जो सबके वोट्स अनब्लॉक करके, वो सॉफ्टवेयर का ही काम है, सॉफ्टवेयर सारे वोट्स को कलेक्ट करेगा, पॉजिटिव वोट, नेगेटिव वोट, और देख मतलब वो सॉफ्टवेयर रिपोर्ट भी बना देगा कि आपका रेजोल्यूशन पास हुआ या रेजोल्यूशन फेल हुआ. तो घर बैठ के कर सकते हैं. सेक्शन 108 एक लाइन में बोलता है कि ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है और कंपनीज में ई वोटिंग हो सकती है. किस टाइप की कंपनीज में होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसकी डिटेल क्या होगी, प्लीज रेफर द रूल्स. मतलब किस टाइप की कंपनीज में होगी वो भी रूल्स में बताया है, उसका प्रोसीजर क्या होगा वो भी रूल्स में बताया है, और उसका जो रिजल्ट बनेगा ई वोटिंग का उसका डिक्लेरेशन कैसे होगा वो भी रूल्स में बताया है. तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो 5 पेज के रूल्स बना दिए और उस 5 पेज के रूल्स में पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया. अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ई वोटिंग, तो 1 लाइन का सेक्शन और 5 पेज के रूल्स. तो आंसर की लेंथ में बढ़ाना है तो क्या लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे या रूल लिखेंगे? रूल लिखेंगे. तो कई बार स्टूडेंट पूछते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द बैच कि सर क्या रूल्स पढ़ना जरूरी है, क्या एग्जाम में रूल्स आते हैं? तो मैं कहूंगा आंसर इज यस यस यस, रूल्स पढ़ना जरूरी है और एग्जाम में रूल्स आते भी हैं. और एग्जाम में दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको जो 470 सेक्शंस में दिया हुआ है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे और जो रूल्स में दिया है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे. तो डिवीजन समझ में आ रहा है? तो मेन सेक्शन में सिर्फ धक्का मारकर आपको कहां भेज देते हैं, गो टू द रूल्स. अब एक चीज कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर बेरेक्ट पढ़ने के लिए थोड़ा सा एमसी की वेबसाइट पे जाना अनकंफर्टेबल लगता है. तो आपको एक छोटी सी चीज यहां पर और बता दूं. जो कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर बेरेक्ट खरीदेंगे तो वो टाइम टू टाइम अमेंड हो जाता है, अपडेट हो जाता है, जब तक क्वालिफाई होंगे तब तक वो जो भी 700-800 रुपए का बेरेक्ट आता है वो आउटडेटेड हो जाएगा. तो कई बार मैं बोलता रहता हूँ कि प्लीज गो टू द गूगल प्ले स्टोर. और गूगल प्ले स्टोर पे मुझे नहीं मालूम ये कौन है जिसने बड़ी खूबसूरत ऐप बनाई है, तो ये डाउनलोड कर लेना. मैं इंट्रोडक्शन क्लास में भी बोल रहा था और आज भी बोल रहा हूँ. सो दिस इज MMJC एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड एंड आई डोंट नो कि ये कंपनी किसकी है, कौन है, लेकिन बड़ी खूबसूरत ऐप है. तो अगर अभी तक डाउनलोड कर चुके हैं तो बड़ी अच्छी बात है, डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड सब लोग आज कर लेना. ये मतलब पहली क्लास का होमवर्क होता है सबके लिए कि ये बेरेक्ट आपके हाथ में आ गया. अब आपको मार्केट में जाकर बेरेक्ट खरीदने की और 700-800 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है. और जो आप यहाँ पर आप वेबसाइट पे देख रहे हो ना कि प्रिस्क्राइब्ड आता है और प्रिस्क्राइब पे टच करते हैं तो सीधा कहाँ चले जाते हैं, रूल पे चले जाते हैं. तो ऐसे ही वो MMJC ऐप में भी होता है कि वो आपके सामने सेक्शन आएगा और प्रिस्क्राइब पे टच करते ही उसके साथ जो रेलिवेंट रूल है वहां चले जाएंगे. और खूबसूरत बात क्या है कि अमेंडमेंट के साथ मिलता है आपको, लेटेस्ट अमेंडेड मिलता है, तो आपको वो टेंशन नहीं रहती कि हम कुछ पुराना पढ़ रहे हैं. आप जो भी पढ़ रहे हैं वो लेटेस्ट पढ़ रहे हैं, लेटेस्ट अमेंडेड पढ़ रहे हैं. So then going on further into this once again and coming back here. तो
अब कंपनीज एक्ट के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं, बहुत ही छोटा सा 5 मिनट का, वेरी स्मॉल ब्रेक, एंड देन विल कंटिन्यू विद यू पीपल। तो अगर आपको भी बाहर चक्कर लगा कर आना है, एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक है, ज्यादा लंबा नहीं है आपके पास।